फ्लैट में हम रहते हैं ना, तो बाजू के घर में कौन रहता है पता नहीं होता है। मर्डर होके 3 दिन फ्रिज में उसको काट के रखते तो भी पता नहीं होता है। 40 दिन मैं अंदर थी, लेकिन एक अच्छा हुआ कि मुझे जेल देखनी थी, तो मैंने ज्यादा कुछ कोशिश नहीं की कि मुझे छुड़वा लोगे रे, क्योंकि जेल में क्या चलता है मैंने काफी कुछ सुना था, लेकिन पता नहीं था कि अंदर क्या होता है। अंदर से बहुत अलग है। जहाँ 2-3 लोगों की परमिशन है, वहाँ 10-10 लोगों को अंदर करते हैं। पुणे में बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने बच्चों को 16 साल की उम्र में गाड़ी कैसे चलाते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल कौन है, ये दिन भर क्या करता है। आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन आप पूरे अंदर गए ना, क्या फायदा है उस पैसे का। एक औरत ने अपने छोटा जो देवर का लड़का था उसकी हत्या करके, क्योंकि वारिस मिला ना घर को, तो उस बच्चे के हत्या करके उसको पेटी में भरा था और पेटी लेकर कहीं जा रही थी। जिनका जितना नहीं चाहिए उतना सच्चाई मुझे पता चला था। काम खत्म होने के बाद उसने आके बताया था घर पे कि आपका मुंह बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हीरोज है कि उनकी वाइफ घर पे, उनको लगता है शूटिंग लेट नाइट तक है, ड्राइवर है, वो सब उनके मिले हुए होते हैं, थोड़ा फेस भी चेंज करते हैं और वो होटल में निकल जाते हैं। तो कौन से होटल में क्या वो पता चलता है। एक बंदा था ओल्ड एज का, जो अपनी पोती के साथ उनका अफेयर था, वो प्रेग्नेंट थी, तो मन में भी नहीं गए विश्वास कोई कर सकते कि इतनी उम्र का, तो ये बात हो नहीं सकती। एक तो ऐसी औरत थी, बोली मेरा हस्बैंड तो काम पे पूरा दिन जाता है, लेकिन वो सास ससुर जो है वो घर से जाएंगे ना, तो हम लोग घर में आराम से मजे कर सकते हैं। तो उनको हटाना है रास्ते से। तो मैंने आज ना गैस का ये नीचे से ऑन किया है कि जैसे वो लगाने जाएंगे तो स्फोट हो जाएगा। आज ये घटना होती थी तो आज पेरेंट्स मर जाते थे। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रोल जो आपने प्ले करा हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान? पागल बा। आज का हमारा पॉडकास्ट है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी जिंदगी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ये हैं इंडिया की पहली महिला डिटेक्टिव रजनी पंडित जी। रजनी जी ने अपने करियर में लगभग 80,000 केसेस सॉल्व किए हैं, जिसमें इनफिडेलिटी, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, मिसिंग पर्सन और मर्डर जैसे हाई प्रोफाइल केसेस शामिल हैं। 1986 में शुरू की अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के जरिए उन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं। लेडी शर्लॉक के नाम से मशहूर रजनी जी के डेयरिंग अंडरकवर ऑपरेशंस और डिस्गाइजेस ने उन्हें एक अलग पहचान दी है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी, चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए, सबसे मुश्किल केसेस जो उन्होंने सॉल्व किए और डिटेक्टिव वर्ल्ड के अंदर के वो सीक्रेट्स जो उनकी जिंदगी और उनकी जर्नी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में। मजे में? हमेशा मजे में ही रहती हूँ। और लोगों को प्रॉब्लम में डालती हूँ। रजनी जी, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? बीइंग द फर्स्ट फीमेल डिटेक्टिव इन इंडिया, एंड आपको लोग लेडी शर्लॉक होम्स भी बोलते हैं जी। तो ये जर्नी, आपने अभी बोला कि ये जर्नी मजे मजे में स्टार्ट हुई थी, बट धीरे धीरे इसको आपने अपने प्रोफेशन में बदल दिया। एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ कैसे? वैसे तो बचपन से मैं थोड़ी जिद्दी थी, सच्चाई की खोज करना मेरा पहले से स्वभाव था। कॉलेज में जब पढ़ाई करती थी तभी मैंने मेरा करियर की शुरुआत भी नहीं थी, और डिटेक्टिव क्या होते हैं कुछ भी पता नहीं था मुझे। ना मैंने किताबें पढ़ी थी, ना पिक्चर देखे थे डिटेक्टिव के बारे में। लेकिन जब मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की के बारे में मुझे डाउट हुआ और उसकी सच्चाई मैंने पूरी तरह से खोज ली और उनके पेरेंट्स को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है और आप उनको रंगे हाथ पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं। और जब वो मेरे साथ आए, उन्होंने देखा कि हमारी बेटी क्या कर रही है हमारे पीठ पीछे, तभी बोले आप तो स्पाई है। तो मैंने बोला स्पाई है, यानी मैंने इतना क्या कुछ काम करके दिखाया है। हाँ। फिर मैंने घर में पापा मेरे डैडी को बताया तो बोलते अच्छा तूने डिटेक्टिव की हेरगिरी की है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता तो क्या करती थी। मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि किसी कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी सच्चाई सामने लाना। फिर धीरे धीरे करके छोटे आजू बाजू के लोग थे जो पड़ोस में हमारे रहते थे, उनका प्रॉब्लम था, हमेशा पॉकेट मारा जाता था। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं देखते बार बार इनके पॉकेट में से पैसा या धंधा लॉस कैसे होता है। तो बोले नहीं बाप रे, इनके पीछे कौन जाएगा, मेरे को घर से निकालेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि मैं कर दूं क्या काम। तो बोले नहीं आप मत करो, आपको भी उनको पता चलेगा तो झगड़ा करेंगे वो। तो मैंने बोला नहीं मैं बुर्खा वगैरह डाल के देखती हूँ। तो मुझे भी करना था, तो मैंने वो करके दी और पता चला कि उनको जुआ खेलने की और बार में जाने की आदत थी। तो वो सच्चाई सामने लाई, तो उसने भी अपना बिजनेस हाथ में ले लिया। 2 बेटियां थी, उनको संवर लिया, तो वो भी काम मेरा हुआ। फिर हमारे पहचान में एक थे जो हमेशा काम पे जाते थे। मम्मी को बताते थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन ऑफिस जाता ही नहीं था।
और घर में से छोटी छोटी चीज़ें चोरी होने लगी। तो घर वालों को पता नहीं था कि सर्वेंट आके लेके जाता है या मैंने कहीं गलती से रख दी है। बेटी दोनों दोनों मेरी है, कौन कर रहा है पता नहीं, तो क्या करेंगे। फिर उनका काम करके दिया कि उनका बेटा जॉब के बहाने स्वामी के मठ में जाके वहाँ जुआ खेलने की आदत थी, तो वो नंबर लकी नंबर लगता था। चप्पल लगाते थे ना हम लोग, रखते तो नंबर देते कोई, तो वो नंबर देख के वो जुआ खेलने जाता था। और उसने बहुत अपना खुद का घर भी गिरवी रखा था। अच्छा। तो ये सब जब माँ घर पे नहीं थी तो लोग देखने आते थे घर, तो इन्होंने बहुत लोगों से पैसा लिया था। तो फिर घर लेने के लोग आए और उनकी मम्मी को बोला कि आपके बेटे ने घर बेचने की कोशिश की है। तो तभी उनको पता चला कि कुछ लगता है इनका। तभी हमने फॉलो किया तो पता चला कि भाई ये ऐसा ऐसा कर रहा है। फिर उनको सच्चाई पता चली, फिर वो दोनों बहनें ने मम्मी को लेकर बाहर गए, वो घर भी बेच दिया, लेकिन हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने सोचा कि ये सच्चाई लोगों को पता चलती तो लोग कुछ तो कर सकते हैं, Right. नहीं तो खड्डे में ही गिर सकते हैं ना, पूरी जी। तरह से खड्डा खोल दिया तो। फिर ऐसे करते थे, एक रिपोर्टर की केस आई। ओके। तब तक मैं ऐड देने गई थी कि मुझे डिटेक्टिव का प्रोफेशन करना है, तो कोई तैयार नहीं थे ऐड लेने के लिए। बोलते अपने यहाँ डिटेक्टिव है ही नहीं। बाकी की जगह न्यूज़पेपर में भी ऐसा कुछ नहीं था। तब जब रिपोर्टर के केस की तो उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा आर्टिकल्स मैगज़ीन इसमें न्यूज़पेपर में दे दिया। वो देख के दिल्ली मैगज़ीन में मेरा आ गया। फिर दिल्ली दूरदर्शन से DD1 DD2 चालू था। तभी दिल्ली दूरदर्शन के लोग आए और बोलते आपका इंटरव्यू करना है। तो मैंने बोला किस सिलसिले में? तो बोलते आप डिटेक्टिव का काम करती है। तो बोला दिल्ली तो कैसा मेरा नाम गया? तो बोले नहीं, हमने एक इंटरव्यू पढ़ा, वो हमने डायरेक्ट देख लिया और आपको मिलने आए। फिर मैंने भी सोचा ये सच में है, नहीं तो आजकल क्या फेमस करने के लिए कोई भी कुछ भी बहाने करके आते हैं। तो मैंने वो सच्चाई खोजने के लिए उनको बोला आप मुंबई में किसको जानते हैं, क्या है? फिर उन्होंने मुंबई के एक दूरदर्शन की लेडी का नाम दिया। फिर मैंने उनको हाँ बोला और फिर मेरा इंटरव्यू आया। वो आने के बाद उनके रूम 2 रूम खतों से भर गए। इतने लोग, रजनी पंडित का हमें एड्रेस दे दो लोग बोलते थे। तब पता चला कि ये बिज़नेस के लोगों को कितनी ज़रूरत है, कितने लोगों के प्रॉब्लम है। 2-2:30 तक मेरे फ़ोन ही रिंग ही बजती थी। और तब मेरे घर में MTNL का भी फ़ोन नहीं था, पड़ोस में था। तो उनके घर फ़ोन आने लगे। फिर मैंने तुरंत मेरा MTNL का नंबर लिया। फिर लोगों को पता चला कि मैं ऐसा काम करती है। फिर काफ़ी सारे अखबारों में हर एक लैंग्वेज में इंटरव्यू आना शुरू हो गया। तब तक मैं पहली फीमेल डिटेक्टिव हूँ, मैं प्रोफेशन करने वाली हूँ, कुछ भी सोचा नहीं था। तकदीर ने मुझे यहाँ लाया है। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? 88 88 में 88 लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, नो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं, बट आपने चूज किया कि मैं एक डिटेक्टिव बनती हूँ। हाँ। क्या परेशानियां हुई शुरुआती दिनों में? क्या कुछ फेस करना पड़ा आपको उस समय में? फेस तो करना ही पड़ता है क्योंकि मैं अकेली काम करती थी। ओके। लोगों को लगता था ये कहाँ जाती है। हाँ। अभी मेरे पास एक रात की केस आई थी हाँ। कि वो पोस्टमैन के काम करते थे रात को 88 में। 88 में। ओके। और वो घर से जाते थे, तभी रात में इनके गहरी नींद में सो जाते थे। सुबह उठते थे तो उनको पता चलता था कि अपनी वाइफ, एक बार उनको ऐसे नींद खुल गई तो वाइफ बाजू में नहीं थी। तो बोले मेरी वाइफ का मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, तो मुझे चेक करना है। तो अभी इतनी रात को 2-2:30 बजे देखना कि वो घर के बाहर निकल के कहाँ जाती क्या है। तो मैंने बोला हम ट्राई करके देखते हैं, लेकिन वहीं पे हमारा कहीं रहने का ठिकाना हो तो बात अलग है, ऐसे ही खड़े रहना मुश्किल है। फिर मेरा भाई मेरे साथ आया। फिर हम लोगों ने देखा तो रात को बाहर से कड़ी लगाती थी, हस्बैंड अंदर रहते थे और पड़ोस में ही एक आदमी था, उनके साथ जाकर सो के वापस रिटर्न आती थी। तो वो केस करके दी। तो एक एक करके फिर न्यूज़पेपर में आने लगा। तो लोगों को भी हॉबी होती है ना कि ये काम करने का। तो एक एक लोग मिलने लगे कि हमें भी काम में इंटरेस्ट है। तो शुरू में मैंने कम से कम 15-20 केसेस की, लेकिन मर्डर केस जब मेरे पास आई तभी उनका पीछा करने का था काफ़ी दिनों तक। फिर उनके साथ मुझे सर्वेंट बनकर रुकना था। तो मुझे रुकना था तो मेरे को टीम की ज़रूरत थी। तो 2-4 लोग आए, उनके मैंने एग्ज़ाम लिखे, वो कैसे काम करते हैं, अपने मुंह कितना बंद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। Right. तो ये सब चेक करके उनको रखा था। फिर उन्होंने काम करके दिया। वो बाहर से देखते थे और मैं अंदर से देखती कि इनकी एक्टिविटी क्या है। फिर जो आदमी जिन्होंने हत्या की थी वो हत्यारा उसको मिलने आता है कि नहीं, वो चेक करना था। तो वो चेक करते करते एक बार आके चला गया। सेकंड टाइम 1.5 महीने के बाद आया तो फिर वो आने वाला नहीं था कि पैसे के लिए उनकी अनबन हो गई। फिर मैंने बोला कि अभी तो ये भाग जाएगा तो फिर कितना दिन मुझे रुकना पड़ेगा। और वो भी औरत अलर्ट हो गई थी।
फिर मैंने मेरे पैरों पे छुरी गिरा दी, खून आने लगा तो वो बोली बैंडेज लगाने के लिए आप जाओ, और मोबाइल भी नहीं थे। अच्छा। तो नीचे जाके कॉइन डाल के उनको बताया कि भाई वह बंदा आया है, वापस आने वाला नहीं है, उसको बहुत पैसे की बैग भी दे रही है। फिर वो लोग आधा घंटे में पुलिस को लेकर आई, उसको पकड़ के लेके गई। तो ऐसे धीरे धीरे काम बढ़ता गया। फिर मुझे ना ऐड करने की ज़रूरत पड़ी न कुछ भी। फिर जैसे उर्दू में, कन्नड़ में, हर लैंग्वेज में आता था तो वो लोग मेरे पास कांटेक्ट करके आते थे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो अभी तो इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, ये तो काफ़ी सारा केसेस चालू ही रहते हैं। मगर हम तब के समय की बात करें और आज के समय की बात करें, हाँ, कंपैरिजन में 1988 की और 2024 की तब क्या डिफरेंस फिजिकल, है? तब फिजिकली फॉलोअप के सिवा कोई पर्याय नहीं था। ओके। आज ऐसे है कि कोई ऐप्स है जो मोबाइल में आप डाउनलोड करते हैं तो आपको पता चलता है। स्पाई कैमरे हैं, पहले बड़े कैमरे लेके काम करना पड़ता था, तो वो है। टेप रिकॉर्डर जो पहले आधा घंटे चलती थी, अब ऐसे 20-20 घंटा चलने वाली रिकॉर्डर आई है, तो वो काम थोड़ा आसान हुआ है। तो क्या लोग टेक्निक्स जितना, होती हैं, कैसे आप किसी के, अगर हम किसी का फॉर वो एग्जांपल नहीं बोल सकती हूँ मैं, सॉरी लोग अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन है, टेक्निक काफ़ी बड़ा है, उसका यूज़ करेंगे तो आपको डिटेक्टिव की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही आप अपना काम सुलझा सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई इंसान तरीके से चीजों को हाँ, हैंडल करे मुझे तो जो अपने आप। मालूम है मैं उनको तरीका बताती हूँ, इस टाइप से आप काम करो, आपको पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पाई कैमरा लगेगा, टेप रिकॉर्ड लगेगा, बग लगेगा, आप ले लो और ले लो, क्योंकि पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन में नहीं आई है। किसी का भला हो, किसी को मार्गदर्शन मिले, इस वजह से मैं काम करती हम हूँ। पहला केस कौन सा था जिसके लिए आपको पैसे मिले थे और आपको फील हुआ मर्डर कि केस। ये मर्डर केस पहला केस था पहला आपका? केस नहीं, 2-4 केसेस ऐसे थे ओके। कि जिन्होंने थोड़ी बहुत अमाउंट दी थी, लेकिन मेरा जेब से पैसा नहीं गया कुछ ओके। फॉलोअप करते हुए। कितना लेकिन पैसा मर्डर मिल जाता है केस एक केस का? जब की थी ना, तो उनका सुबह से रात तक वॉच करना, फिर उनके साथ रुकने का काम था, तो ओके। उसमें काफ़ी पैसा मुझे मिल गया। हम्म। फिर लेकिन वो इतनी अमीर थी हम्म। कि अगर मैं उनको मिल जाती थी तो वो मुझे काफ़ी सारा पैसा देकर खरीद सकती थी, लेकिन बेईमानी मेरे पेशे में नहीं है। इसकी वजह से मैंने सच्चाई है वो अपोजिशन को बता दी कि ऐसे ऐसे है, आप उसको पकड़ना चाहते तो जब तक वो हत्यारा नहीं पकड़ा जाता था तब तक इसको हाथ नहीं लगा सकते थे, और वो काम मैंने करके दिया। कितने पैसे मिले थे? हाँ, कितने पैसे मिले थे उस मिले थे, टाइम पे? अच्छे मिले थे, लेकिन फिर भी आज देखो, अगर मेरी जिंदगी का सवाल पूछो तो वो पैसे कुछ भी मायने नहीं नहीं, रखते। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ हाँ, उस चीज से, मगर फिर भी अगर हम जानना चाहें कि उस टाइम पे क्या 50,000 50,000 हजार रुपए मिले उस उस टाइम टाइम पे? पे मिले। वाह। अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम में, अगर एक मर्डर केस टाइप का कोई केस आता है तो उसमें हाँ, कितने पैसे मिल जाते हैं? बोल नहीं सकते। डिपेंड है कितना अपने को डिप में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर है। कभी कभी इजीली मालूम पड़ता है कि जहाँ मौत हुई है, घर वालों को लगता है कि हार्ट अटैक नहीं, दूसरा कुछ कारण है, तो वो लोग रिश्तेदार हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा लगता है, तो तभी 2-3 दिन में पता चलता है कि क्या है माजला, क्या नहीं है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना वगैरह, वो डिपेंड रहता है। चलो इतना ही बता दो, करोड़ों में होते हैं, लाखों में होते हैं? होते लाखों में होते, लाखों में होते हैं। लाखों में होते, लाखों हजारों के सिवा होते नहीं काम। कभी कोई लापता होता है, उसकी वजह अलग अलग होती है, किसी का पैर वार का चक्कर होता है, कहीं निकल जाते हैं, लोगों को लगता है कि भाई वो अभी जब बारिश हुई थी ना काफ़ी 26 जुलाई की, हाँ जी। तभी एक आदमी घर से निकल गया था, उनको लगा इतनी बारिश में बेचारा काम पे गया है, वापस रिटर्न आया ही नहीं, तो कहीं बह गया है, मौत हो गई है, पता नहीं चल रहा है। काफ़ी वो लोग परेशान थे, फ़ोन बंद थे, कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक मेरा कहीं न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा, उनका विश्वास था कि कहीं ना कहीं वो होगा, तो बोले नहीं, वो सेव करने के लिए घर से बाहर निकले, बारिश भी कम हुई थी, बाढ़ भी कम थी, और वापस आए ही नहीं। फिर मैंने बोला उनका किन किन के साथ कांटेक्ट है, क्या है, तो बोले नहीं, वो हमारा दुकान है, दुकान पे जाते थे, रात को घर आते थे। फिर हम लोगों ने बोला कि दुकान में हमें काम दे दो, वहाँ से कुछ लिंक मिलती है तो हम चेक करते हैं। फिर हमने वो शॉप में काम लिया, वहाँ से पता चला कि ये बीच बीच में निकल जाता था कहीं, घर वालों को पता नहीं था, क्योंकि अकेला बेटा था, काम के लिए निकलता है, कहा जाता है, कुछ पता नहीं था। फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इसका अफेयर था, और वो कहीं मुंबई में कहीं और जगह रहता था। अरे, और वो जब पता चला, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई ना कोई सुराग आदमी से छूट ही जाता है, वो सुराग से हम लोग आगे गए और पता चला कि वो आदमी जिंदा है, और ये है। फिर वो लोगों को सेकंड बता मैरिज दिया। कर रखी थी? सेकंड मैरिज भी कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही रखा था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ, कर रखा था? वैसे ही रखा था।
हम आज तक family कितने में- केस सॉल्व किए होंगे आपने? मैंने 85,000 के ऊपर हो गए 85,000। के ऊपर। पहले के टाइम पे किस तरीके के केसेस आते थे और आजकल कैसे केस आते हैं ज्यादातर? ज्यादा करके तो घर वालों समस्या, घर की समस्या बहुत है, लेकिन केसेस का टाइप वही है कि बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल कॉलेज में जाने वाले, पूरे चुंगल में, कई लोगों के चुंगल में फंस गए क्या, पति पत्नी शादी होती है तो शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम है कि उनको लेट होता है या कुछ ना कुछ वो डाउट करती है, तो उसके बारे में जानकारी। शादी तय होती है तभी आजकल कैसे कि पैसे वाला लड़का चाहिए या लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, इस गवर्नमेंट तरीके के सर्वेंट भी चाहिए। केसेस आते हैं हाँ, आपके तो पास कि- शादी तय होती है तो अरे। उनके बारे में जानकारी। हाँ, कभी कोई बार में काम करती है लेकिन बताती मैं ट्रैवल एजेंसी में हूँ या कहीं और है। आज भी होते हैं ऐसे केसेस? हाँ, तो लोग बताते हैं कि भाई वो है दिखने बिखने में अच्छी, कई अच्छे अच्छे एरिया में वो पेंगेस्ट करके रहते हैं, तो पता नहीं कि पॉश एरिया में है, अच्छा काम करते हुए मॉडल है कुछ है, लेकिन करते कोई और अलग बिजनेस है, तो वो पता करने के लिए आते हैं। कोई ऐसे फंस जाते हैं कि मगर भाई एक- कोई फोन पे पहचान होती हाँ है, जी। ऑनलाइन फेसबुक है, ये है, हाँ। तो इंस्टाग्राम है, तो जान पहचान नहीं है लेकिन बातें बढ़ती जाती है, फिर एक दूसरे को मिलना, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू। तो लोग इससे बड़े काफी चतुर पैसे- लोग बड़े चतुर चालाक हैं, मतलब अपने को हर कदम सावधानी से रखना है, नहीं, ये इम्पोर्टेंट भी है। लोगों को अपनी सावधानी बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। लोगों को लगता है कि यार दूसरों को देख के लगता है ना यार ये डिटेक्टिव हायर कर लिया, ये कर हाँ, लिया। कर लिया। आपको अगर लाइफ में बचना है, गलत चीजों में हाँ, उलझना नहीं है, बराबर है। तो आप पहले क्या होता था, गाँव में लोग एक तहकीकात दूसरे को- करवाते हाँ। थे, एक दूसरे के थ्रू करवाते थे। अभी फ्लैट में हम रहते हैं ना, तो हाँ। बाजू के घर में कौन रहता है पता नहीं होता एग्जैक्टली। है। मर्डर होके 3 दिन फ्रिज में उसको काट के रखते तो भी पता नहीं होता है। तो ऐसे हालत में डिटेक्टिव ऐसा होना कोई बहुत केस ही आया जरूरी आपके है। पास? हाँ, ऐसा कोई केस आया आपके आया पास? नहीं, बोलती हूँ मैं, हम्म? लेकिन लोग करते हैं ऐसे। जब मैं आपने बोला था ना कि डिटेक्टिव कभी फंसते नहीं है क्या, तो वो एक बार मेरे पास लोग आए, एक आदमी आया और बोलता है कि आप इतना फॉलोअप वगैरह करती है ना, उससे ज़्यादा इजी वे है कि आप ना उनका लोकेशन या उसका किसी के साथ अफेयर है, तभी व्हाट्सएप कॉल नहीं थे, अभी व्हाट्सएप कॉल डिटेल में आते नहीं है, तो मैं आपको सीडीआर कैसा रहता है बताता हूँ, वो मिलने के बाद काम बहुत इजी होता है। अच्छा। तो मैंने बोला अभी तक तो मैंने सीडीआर निकाला नहीं है किसी का। हाँ। तो आप कैसे करते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने देखा नहीं। और उसने बोला कि आप कोई भी पहचान का नंबर दे दो, मैं उसका निकाल के देती हूँ। अच्छा। तो 2 लोग मेरे पहचान के थे, उनका प्रॉब्लम था लेकिन वो उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते थे, तो ट्रायल के लिए मैंने उनको पूछ के उनका नंबर दिया। 2-4 दिन के बाद वो आदमी पकड़ा गया और मेरा बेवजह नाम उसमें गया कि ये सीडीआर करती है, और मेरे पास मैं काम करती हूँ ना, उसकी सीडीज काफ़ी थी। तो पुलिस वालों को लगा इसमें पूरा सीडीआर है और कम से कम 500-1000 के ऊपर वो सीडी होगी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इनके पास काफ़ी सीडीआर मिला, और मिला 2 ही जो उनके पास दिया था। लेकिन CDR उसकी एक बार सीडीआर बताएंगे कि सीडीआर यानी कॉल डिटेल फरमा रहता है कि आपने अच्छा। किसको कितने बार फोन किया है, कौन ओके। से लोकेशन से किया है, कितने वक्त पे वक्त कर बोले, वो सब डिटेल्स होता है, उसको सीडीआर बोलते हैं। तो वो निकालना गलत है, लेकिन मैंने किसी से ना ब्लैकमेल करके पैसा लिया था, ना उनकी परमिशन के बगैर दिया था, तो उनके घर वाले जिम्मेदार थे। तो मेरे को लगा, लेकिन पुलिस को लगा कि ये टीम में है और मेरा नाम काफ़ी था, ओके। तो किसी के साथ इनका कनेक्शन है क्या ये जानने के लिए 40 दिन मुझे रखा था अंदर, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर जज ने भी बोल दिया कि ये तो हैकर नहीं है, मार्केट में अगर माल मिलता है चोरी का और कोई लेता है तो उसमें इनका दोष क्या है ना, वो तो गलत तो कोई और कर रहा है कर ना। रहा है ना। तो मैंने तो उनको वही टाइम पे बोला जब मेरे को लेके गए ना, तो मैंने तो किया नहीं है, कोई दे रहा है तो वो उसकी भी गलती नहीं है, जिसको निकाल के दे रहा है, जिसके हाथ में है कुछ है, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छा, इस केस में आपको अरेस्ट वगैरह भी किया था? हाँ, 40 दिन मैं अंदर थी। 40 दिन? हाँ, लेकिन एक अच्छा हुआ कि मुझे जेल देखनी थी, हाँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की कि मुझे छुड़वा लोगे, क्योंकि जेल में क्या चलता है मैंने काफ़ी कुछ सुना था, हाँ जी। लेकिन पता नहीं था कि अंदर क्या होता है। कैसा होता है जेल अंदर से वैसे? अंदर से बहुत अलग है, जहाँ 2-3 लोगों की परमिशन है वहाँ 10-10 लोगों को अंदर करते हैं। साफ सुथरा इतना नहीं रहता है, सुबह का खाना है वो रात तक ठंडा ही खा लो, सब हालत लोगों की। एक आदमी के पीछे कुछ 250 रुपये या कुछ रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको जो खाना दिया जाता है वो कोई लेता देखते ही नहीं किस तरह का है। जब जज आने का टाइम होता है, कोई विजिटर आते हैं देखने के लिए, तभी लोगों को इतना अच्छा एटीट्यूड ये करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर क्या होता है।
जो नजदीक के लोग हैं उनको रात को घुमाने को लेके जाने के लिए बाहर से सबका लॉक रहता है, घुमाने के लिए लेके जाते हैं मतलब? कहीं लेके जाते हैं बाहर जो अच्छा। पहचान के है या कुछ है, तो बहुत अच्छी तरह से जेल के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि अंदर क्या होता है। हमको एक ऐसा मेरे को अनोखा- ऐसा काम देंगे तो मैं कर दूंगी। हमको एक ऐसा अनोखा केस बताओ अपनी लाइफ में जो आपको भी लगा हो कि यार आप खुद हैरान हो गए हो जिस केस को सॉल्व करके। मैं ना बहुत दिमाग लगा के काम करती हूँ, तो मैं उलझ नहीं जाती हूँ कि ये काम मैं कैसे करूँ क्या करूँ। पहले पहले काम पूरा सुन लेती हूँ कि काम क्या है, उसमें क्या है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लोग शक करते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनके मन में एक बार शक बैठता है ना तो कुछ नहीं, उसे इलाज ही नहीं उसके ऊपर। तो एक लड़की आई थी मेरे पास, बोलती मेरी ये हो गई है, शादी हो गई है, मैंने लव मैरिज किया है और मेरे घर वाले बहुत मायके वाले अमीर है, हस्बैंड थोड़ा मिडिल क्लास वाला है, तो मुझे लगता है कि आजकल ना वो सैटरडे संडे हमेशा गायब रहता है और बताता नहीं कहाँ जाता है। अच्छा। वो कहाँ जाता है कुछ भी बताता नहीं है और थोड़ा सा बात नहीं करता है, अपने ही इसमें रहता है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है देखते हैं क्या सैटरडे संडे उनका क्या रूटीन है। जी। तो देखने के बाद एक दो बार वो मिस हो गया है, तो बोलती नहीं वो बहुत श्रूड है, अलर्ट रहता है, आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने देखो ट्रेन है, फटाक से लोग ट्रेन पकड़ते हैं, उनका ऑलरेडी पास रहता है, तो हम देखेंगे 3-4 बार तो कोशिश करेंगे, उसके बाद तो काम होगा। फिर पता करने के बाद थर्ड टाइम पे वो हमने उसको कैच कर दिया कहाँ उतरता है क्या है। तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था, मोबाइल था उनके पास, तो बोल रहा था कि मेरी वाइफ है बहुत अमीर घराने की, मैं उसका मेरी परिस्थिति इतनी नहीं है कि उसकी हर एक ख्वाहिश मैं पूरी कर सकूँ, तो साइड बाय साइड मुझे दूसरा बिजनेस करना है, इसके लिए मैं हर सैटरडे संडे बिजनेस के मामले में मिलने के लिए जाता हूँ। तभी पता चला है कि अच्छे काम के लिए जाते, तो उनको मैंने बोल दिया कि वो अभी वलसाड़ में एक नया बिजनेस खुलवा रहे हैं और आपको खुश रखने के लिए वो इतना सब कर रहे हैं और आपको सरप्राइज़ देना है बर्थडे पे। तो बोले अच्छा हुआ आपने किया, मैं तो काफ़ी शक कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे खुदकुशी करनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स बोले थे कि इसकी शादी मत करो, ये आदमी हमें ठीक नहीं लगता है, आगे ज़िंदगी में तेरे को बहुत सारे क्योंकि उसका डेली का खर्चा था 20,000। अच्छा 20,000? हाँ, क्योंकि रोज़ उसको परफ्यूम्स वगैरह काफ़ी लगते थे, लेकिन इसके साथ शादी करने के बाद सब ठंडा हो गया है शौक। लेकिन फिर जो आदत होती है वो कम नहीं होती है ना, तो उनको लगा था इतनी अमीर घर की लड़की मेरे घर में आई है, कुछ तो करना चाहिए। हम तो फिर लोग एस्ट्रोलॉजी का भी मदद लेते हैं हाँ, केसेस काफ़ी सॉल्व लेते हैं, करने के लिए। काफ़ी लेते हैं। फिर डिटेक्टिव की क्या जरूरत है? एस्ट्रोलॉजर अगर परफेक्ट बता देता तो वो ज़रूरत ही नहीं थी ना डिटेक्टिव की। लेकिन एक होता है ना, नहीं वो मार्गदर्शन करते हैं, कोई डिटेक्टिव वो बोलते हैं नहीं आप किसी को रखो, फिर पता चलेगा आपके हस्बैंड किधर है, उनका कुछ है, कोई लॉजिकल ते लगा देते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसे ऐसे करो। कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये पैसा निकालते हैं वो तो भी अलग बात है। हम कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें किसी इंसान के पास पैसे ना हो और उसको एक्चुअल में जरूरत हो हाँ, आपकी सर्विसेज की? एक लेडी आई थी जो जिम में काम करती थी, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जितना पेमेंट मिलता था वो उसका एक दिन में ही खर्चा हो सकता था। तो उसको मैंने पूरे गाइडलाइन बोलते मेरे हस्बैंड का किसी पड़ोस की औरत के साथ ही अफेयर चल रहा है, लेकिन पकड़ना मुश्किल है, मैं खुद जाऊंगी तो मेरा चेहरा पहचान जाएंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने बोला पहले तू हिम्मत ले रख कि मैं ये काम कर सकती हूँ, एक बार ठान ले मन से, फिर तू करती कि नहीं तू चेक कर। तो बोली ठीक है, उसको मैंने बुरखा दे दिया, मैंने बोला जैसे वो निकलेंगे ना उसके पहले ही तू निकल जा घर से, तो उनको डाउट नहीं होगा। वो ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन के पहले तू टिकट निकाल के रख, कोई भी स्टेशन का, लास्ट स्टेशन का तू निकाल के रख दोनों बाजू का। तो बोली ठीक है, फिर उन्होंने टिकट निकाल के रखा। थोड़े टाइम के बाद उसका हस्बैंड आया और वो लेडी है वो बाद में अलग आई, वो दोनों जूह चौपाटी में बैठे थे, ये इनका पीछा कर रही थी, उनको लगा कोई बुरखे वाली रहेगी मुस्लिम लड़की, अपने अपने को क्या करना है। फिर वो जाके वो नदी वो समुद्र किनारे बैठे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे गई, बुरखा उतार दिया और 2 थप्पड़ लगाए। और दूसरे दिन मेरे को आके गले लगाई, बोले मैडम आपने कितना मेरा अच्छा काम करके दिया। तो गाइडलाइन से और हिम्मत से भी काम होते हैं, इसके लिए डिटेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद कर सकते हैं। हम जैसे अभी लेकिन आपने वो बताया हिम्मत होते आपने एक इंसान की मदद करी है ऐसी हाँ। सिचुएशन में, क्या आपको कभी किसी ने ये बोला है कि यार ये डिटेक्टिव का काम करती है, ये लेडीज का काम नहीं है, महिलाओं के लिए अब काम नहीं बना? हाँ, क्यों बोलते करती है थे ऐसे? ना, लोग बोलते थे कितने पॉलिटिशियंस मुझे मिले हैं, क्या और कोई बिजनेस नहीं मिला क्या, ये डिटेक्टिव का ही क्यों करती है। तो मैंने बोला इसकी ज़रूरत है, आज वही पॉलिटिशियन लोगों का मैंने काफ़ी काम करके दिया है,
उनके घर के मामले होते हैं, कुछ होते हैं तो मुझे कॉल करके बुलाते हैं। तो इन लोगों के मन में अभी मेरे लिए इज्जत बढ़ गई है कि ये है, इसके लिए हम हमारे प्राइवेटली बात बता सकते हैं। कोई पॉलिटिशियन को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी के लड़के लड़कियों का प्रॉब्लम होता है, किसी का और कुछ, कोई इलेक्शन के टाइम पे या वहाँ भागते हैं तो उनको मदद लगती है, कोई ना कोई किस्से रहते ही है। कोई एक बहुत बड़ी मंत्री थी लेडी, उनका दामाद का प्रॉब्लम था, बहुत पैसा निकालता था उनके पास से, और फिर लड़की को भी पिटता था, ये करता था, इतने बड़े घर का, लेकिन किसको हाँ, लेकिन वो कुछ मुंह खोल नहीं सकती थी, लोगों को पता चलेगा। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मुझे किसी को बताना नहीं है, आप ही इसको देख लो कि इसकी क्या आदत है, फिर इसको कैसे हटाना है, हम देखते हैं। तो जो घर का मामला है, जो शटकर्णी नहीं होना चाहिए, 4 लोगों के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए, और आज सब नंबर 1 के लोग हैं, उनके लिए मैंने काम किया है, अगर सच बोलेंगे तो। और आज तक यहाँ की खबर वहाँ नहीं गई है। तो आप पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, हाँ, सेलिब्रिटीज सबके लिए काम करते हैं? सबके लिए काम किए। क्या प्रोसेस क्या होता है? मतलब जनरली, मैं कोई टेक्निक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट प्रोसेस क्या होता है? एक केस आपके पास आया, हाँ, आपने तो उनके पहले साथ, हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है, कि आपको क्यों ऐसा लगता है, काम करना ज़रूरी है। राइट, आप अपने आप पहले देख लो, कुछ लगता है तो खर्चा करो। इसके लिए लोगों को एक विश्वास है कि रजनी पंडित गलत तरीके से पैसा नहीं कमा लेती है। जी। और एक काम एक दिन में हुआ ना, तो उन्होंने 15 दिन का भी पैसा दिया, तो मैं बोलती हूँ आपका काम हुआ है, पैसा लेके जाओ। तो इसके लिए एक लोगों के मन में इज्जत होती है, क्योंकि ये नेक है, फंसाने वाली नहीं है। तो एक काम के लिए जब लोग आते हैं तो फ़ोटो, गाड़ी नंबर, कभी कभी आजकल लोग ओला वगैरह बुक करते हैं, तो उसका वो कभी आने वाले, कभी निकलने वाले, कौन सी शर्ट पहने हैं, उसकी एटीट्यूड कैसा है, क्या आदतें हैं, बैग कैसे पकड़ते हैं, चश्मा लगाते हैं कि नहीं, आंखें कैसी है, हाइट कैसी है, वो सब पूछताछ करके फिर शेडोइंग शुरू होती है। आपको ऐसा नहीं रात लगता आज में के, कभी किसी को डाउट हुआ हाँ, तो कपड़े चेंज करने के लिए वो भी उनके प्यागे में रहते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम में क्या, मेरे को लगता है पहले भी और अब भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा शक और एक तरीके से डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है कि बहुत यार, है, क्योंकि अकेलापन, और अच्छा, किसी के साथ खुलकर बात नहीं करने का, ये मेन होता है। डिप्रेशन इसकी वजह से होता है। कभी कभी क्या है कि बच्चों का प्रॉब्लम आता है, पेरेंट्स बोलते हैं मुझे तुझे डॉक्टर ही करना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे एब्रॉड ही जाना है, तो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं कि मुझे जो नहीं करना है, इसके लिए लोग फोर्स कर रहे हैं कि अपने ख्वाहिश के लिए। तो बच्चे क्या चाहते हैं वो देखते ही नहीं है, तो डिप्रेशन का कारण होता है। एक लड़का ऐसे, उसको इंजीनियरिंग के लिए डाला, उसको मन नहीं करता था, वो कॉलेज तक पहुंच जाता था, लेकिन वो जाता ही नहीं था अंदर। फिर कोई उसको लड़की मिली, वो लड़की ने उसका फ़ायदा उठाया, उसको छोड़ दिया, फिर स्मोकिंग करना, टपरी पे जाके चाय पीना, ऐसा टाइम पास करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दिमाग पे असर होने लगा कि मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ है ही नहीं, अंधेरा ही है। तो उसको काउंसलिंग करके उससे बाहर लिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। फिर पेरेंट्स को बोला कि आपकी भी गलती है, आपको जो लगता है वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, उसके मन में क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। तो ये हर पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और पैसा है, इसके लिए आप बच्चों को पैसा देते हैं। आज आपने एक्सीडेंट की केसेस देखे, पूना में बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने बच्चों को 16 साल की उम्र में गाड़ी दी। गाड़ी कैसे चलाते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल कौन है, ये दिन भर क्या करता है। आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन आप पूरे आज अंदर गए ना, क्या फ़ायदा है उस पैसे का। तो आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसका भी दिन में याद रखो। अगर सही वक्त पे आपको सही चीज़ का पता चलता है तो आप इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते जैसे डॉक्टर बोलते हैं जी, शुरुआत में कुछ होता है तो हम लोग आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ती है तो उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है। राइट। तो इसके लिए मैं लोगों को बोलती हूँ हमेशा सही वक्त पे आप काम शुरू करो। आप नहीं, किसी और से, कोई कम पैसे देने वाला हो। और आजकल क्या है कि सभी लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं, घर से बच्चे भाग जाते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं है कि उनका फ्रेंड सर्कल कौन है, क्योंकि घर में वो पेरेंट्स से ज़्यादा शेयर ही नहीं करते बातें। पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, घर में आते हैं, माँ घर में काम के लिए लगती है, पिताजी आते हैं, उनका बहुत सारा टेंशन रहता है ऑफिस का, तो बच्चों के साथ बोलना नहीं होता है। फिर एक किसी के साथ बात करते हैं, रात को कहाँ जाते हैं, मोटर बाइक लेकर निकलते हैं, बाइक लेकर निकलते हैं, गाड़ी लेकर निकलते हैं, कुछ पता नहीं होता है। एक डॉक्टर फैमिली थी, सर्जन थे बहुत बड़े, बहुत सारा पैसा आता था। एक बार उनका ध्यान में आया कि मेरी ज्वेलरी, डायमंड का नेक, ये वो घर से गायब है। तभी बोलते हैं कि कपाट में से तो बहुत सारे पैसा गया है, ज्वेलरी गई है, कहाँ गई है।
फिर उनके 2 बेटे थे, उनके बारे में इंक्वायरी के लिए आए और पता करने के लिए दिया। तो एक लड़का तो काफ़ी अच्छा था, नेक था। दूसरे लड़के को देखा तो वो किसी कॉलगर के पीछे लगा था, वो उससे पैसा मांगती थी बार बार और वो उसकी पागल हुआ था। फिर उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने सब कंट्रोल में कर लिया और पैसा भी बच गया और काम भी हुआ। फिर वो लड़के को उन्होंने बाहर भेज दिया करियर के लिए। लेकिन किसी को किसी बात से छुड़वाना इतना आसान नहीं होता है। पूरा घर डिस्टर्ब होता है, एक व्यक्ति घर से खराब हो तो। आपने भी मैम पुणे केस के बारे में बात करी। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं। और आपको क्या लगता है क्या तरीका है बच्चों को सही रास्ते पे वापस लेके आने का? उनके साथ आप हर चीज़ शेयर करो। आगे क्या हो सकता है, हम फास्ट स्पीड से चलते हैं तो हमें भी हार्ट को हाँ होता है। गाड़ी आप ज़्यादा स्पीड से चला गए तो वो गाड़ी है, उसको भी कुछ हो सकता है। स्लो गाड़ी चलती है, आपके सामने कोई आएगा तो उसको थोड़ा धक्का लगेगा, मर तो नहीं जाएगा, लेकिन आप तेज रफ्तार से चलाते तो आदमी तो मर जाएगा जी। तो बच्चों के साथ आगे फ्यूचर में आपको क्या फेस करना पड़ेगा, ये बच्चों को सही वक्त पे आपको बताना चाहिए। लेकिन उतना टाइम नहीं है, नहीं तो किसी काउंसलर के पास लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलर उनको नींद की गोलियां देते हैं, बच्चे जब डिप्रेशन रहता है तो और नींद में हो जाते, और जब जागते तो उनको लगता है कि नहीं मुझे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है, फिर गोली दे दो, तो उसमें और डिप्रेशन बढ़ता जाता है। तो उनको काउंसलिंग करो, उनके साथ बातें शेयर करो, कुछ वक्त उनके लिए निकालो कि आप कुछ गलत करेंगे तो ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़े। गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, आदमी कोई भी बुरा नहीं होता है। मर्डर करने वाली व्यक्ति लालच की वजह से करता है। मैं जब जेल में थी मैंने देखा कि एक औरत ने अपने छोटा जो देवर का लड़का था उसकी हत्या करके, क्योंकि वारिस मिला ना घर को। हाँ जी। मेरा ही एक बेटा है तो दूसरा वारिस मिला है, तो उस बच्चे के हत्या करके उसको पेटी में भरा था और पेटी लेकर कहीं जा रही थी। ओके। अभी वो अंदर है, लेकिन जब देखा तो लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं कुछ के खुद के स्वार्थ के लिए। लेकिन आज तू साथ इतना करने के बाद तेरे को कुछ मिला क्या, तू आज जेल में सड़ रही है। तो ये सब समझाना चाहिए कि तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें क्या क्या भोगना पड़ेगा। तुम्हारा पासपोर्ट जाता है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता है, तुम्हें दुनिया के से लोग अपनाते नहीं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो हर टाइम पे आपको अलर्ट रह के सारी बातें बच्चों को बताना चाहिए। हम आपके हिसाब से आज के समय में जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं उसमें आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये ईर्ष्या है, लालच है, यही बातें हैं, मोह है, यही है? मोह माया ईर्ष्या लालच यही सब काम का। और गुस्सा, गुस्सा तो इतनी बुरी चीज़ होती है कि उस गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करो। आपके मन में आया कि मुझे झगड़ा करना है तो 100 मन में अपने आप शांत हो जाओगे। लेकिन लोग नहीं करते, तूने एक बात बोली तो मैं 10 बात बोलूँगा, और यहाँ गलतियाँ करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते, फिर अकेलेपन में ज़िंदगी गुजार देते। शादी के बाद भी यही होता है, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं है। एक तो आदमी ने क्या किया कि उसको लहसुन जो रहता है वो पसंद नहीं था, उन्होंने हमारा जो ये रहता है राइस, दूसरे दिन हम फोड़नी लगाते हैं। हाँ। तो उसको मालूम नहीं था कि हस्बैंड को लहसुन, उसने वो डाला। हाँ। और उसको लहसुन का बास है, उसने वो बर्तन फेंक के उसके ऊपर मारा। क्या हुआ, झगड़ा हुआ। हाँ। अच्छी खासी औरत थी, घर से निकल गई, अभी शौक कर रहा है, उसको कोई वाइफ मिल नहीं रही है क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है, तो जिंदगी भर अलग ही रहेगा। मैं इस तरीके की समस्या में इंसान को क्या करना चाहिए जिसको बहुत क्रोध आता हो, इच्छा हो, लालच हो? मेडिटेशन करो। लालच है, लालच ऐसी 5 चीज़ें शरीर में अपनी ऐसी होती है कि उसे मोह माया, खुजली, आप कितना भी खुजली करो वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल बढ़ती है। पैसा आप कितना ही कमाओ, आज मेरे पास टीवी है, गाड़ी है, मैं बोलूँगा मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरे पास फ्लाइट चाहिए खुद का, तो मैं ये कर सकती हूँ। तो ये मोह, उसको कंट्रोल करो तो ये आप कुछ कर सकते हैं। जिद्दी होना, जिद्दी एक हद तक ठीक है, लेकिन उससे बाहर मत जाओ, नहीं तो वो भी क्या है कि डिप्रेशन की वजह होते हैं। देखो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनका बहुत सारे हादसे का शिकार होते हैं कि उनको एक एजुकेशन के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, वो भी मैंने देखा है। तो हर चीज़ को कंट्रोल में रखो। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये नाखून आपने काट दिया, वो बढ़ते ही जाते हैं, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि मैंने अभी काट दिया है तो आगे मत बढ़। गुस्सा आया, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके लिए इनको कंट्रोल करेंगे तो आप दुनिया जीत जाओगे। हम कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास जिसमें
जो केस लेके आया हो हाँ वही क्रिमिनल हो। होता है ऐसा। एक बंदा था, उसको बहुत डाउट था अपने वाइफ के बारे में और बोलता था कि उनका कुछ ना कुछ अफेयर है। हाँ। हमने काफ़ी सारा टाइम उनका काम किया, 2 महीने तक कुछ नहीं मिल रहा था, तो भी वो कहते हैं आज यही कपड़ा डाला है, वो आज हंस रही थी, उसने फ़ोन पे ये बात की होगी, आपका ध्यान नहीं है, बहुत सारी बातें सुनाने लगा। फिर एक दिन आया, बोलते कि आपसे ऐसा नहीं काम होता है ना, तो आप एक काम करो, आपके बंदे को मैं पैसा देता हूँ, वो पैसा आप ले लो और मेरी वाइफ घर में अकेली रहेगी तो उनको अंदर छोड़ो और स्नैप निकालो, मुझे कोर्ट में दिखाना है कि ये गलत काम करती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैंने बोला बैग लेके निकल जाओ, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस के पास लेके जाती है। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए प्रोफेशन में नहीं आई सही है, बात है। सुधारने के लिए आई है। पहले तो लोगों को लगता था कि मुझे अवार्ड देना चाहिए नहीं, क्योंकि लोगों के पीछे लगने वाली औरत, ऐसा भी एक न्यूज़ पे में आया था, क्योंकि पीछा करती है, मैं हमारा सच उगलवाती है, तो लोगों को डर रहता है जो झूठ है उनको। तो वो भी हुआ, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं, एक अच्छा काम करती है। हम तो कोई जब ऐसा केस हो जो आपको इंटरेस्टिंग तो लगा हो, हाँ बट आप उसको कर ना पाए हो, बट आपको आज ऐसा लगता हो कि यार अगर मैं उस केस को ले लेती तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती। लगता है ऐसा। एक है, अभी वो लोग जिंदा नहीं है, लेकिन एक मेरे पास केस आई थी, एक वो बार वाली लेडी थी, लेकिन बहुत सच धज के आए थे तो मुझे पता नहीं था। हाँ। 3-4 लोग उनके साथ थे और उन्होंने बोला कि मेरे साथ जिनका अफेयर है ना, वो आदमी के बारे में मुझे डाउट है कि वो मुझे मूर्ख बनाता है। और वो टाइम में वो 5 लाख रुपए लेके आई थी, कभी 95 वगैरह की बात थी। बार डांसर हाँ थी जो आपके हाँ, पास 5 लाख रुपए लेके बोलते आई कि थी। इनका पीछा करने का, और मुझे उनकी सब ये चाहिए थी। थोड़ा टाइम गया, उसके बाद ना उनके साथ जो लोग थे ना, हाँ। वो मेरे को मिलने आए और बोले मैडम इनका काम मत ले लो। वो महाराष्ट्रियन थे, गुंडे ही लोग थे, लेकिन हाँ। उन्होंने बोला इनका काम मत ले लो, वो आदमी है, उसके पीछे आप करेंगे ना, 5 मिनट में फॉलोअप किया तो उसको पता चलता है उसका टेक्निक इतना बड़ा है। अच्छा। तो उनके पास कुछ डिवाइस रहेंगे जो फॉरेन से मिलते हैं। हाँ। तो बोले आप इनका काम मत करो। उसके बाद कुछ मर्डर वगैरह हुई उनकी, वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे को करने को नहीं मिला क्योंकि प्रॉब्लम था उसमें। हम जिस समय की आप बात कर रहे हो, हाँ उस टाइम पे मुंबई में अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव था। बहुत थे। कभी आप फंसे हो ऐसे किसी सिचुएशन नहीं में जहाँ नहीं पे कोई गैंगस्टर या कोई नहीं, अभी तक नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, वो लोग आते हैं, वो मुझे देख के उनको पता चलता है कि ये नेक और सीधी सादी, तो इज्जत है मेरे लिए। कभी कोई गैंगस्टर आया आपके पास अपना केस लेके कि मेरी उनके बच्चों का वगैरह प्रॉब्लम होता है तो आते हैं, बोलते अच्छा। हैं कि बाहर ये लड़का भी प्यार के चक्कर में है, तो लड़का कैसा है वो अगर आपको देखना है तो खुद नहीं आते, किसी के थ्रू भेजते हैं, तो हमें तो पता ही चलता है। मतलब दामाद लोग का भी होता है कभी कभी, दामाद गलत, हाँ दामाद भी उनका गलत निकलता है, तो उसके बारे में भी हम इतना पैसा, जितने लोग बड़े होते हैं ना उनको इज्जत का बहुत रहता है कि अरे इतना बड़ा गुंडा है, इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा ऑफिसर है, इनके घर में प्रॉब्लम किसी के भी घर में हो सकते हैं। हम कैसे कैसे तरीके के मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से फ्रेम करूं तो क्या बातें निकल के आती हैं जो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो? कुछ गलत गलत आदतें होती है, किसी के पास जैसे? औरत के पास जाने की होती है, बार में जाने की होती है, डांस बार में पैसा उड़ाने की होती है, कभी किसी को पैसा देकर डबल करने के लिए लोग देते हैं, फिर फंस जाते हैं, ऐसे अलग अलग आता है टाइप का लोग। कभी ऐसे भी केस आते होंगे ना आपके पास जिसमें पहले से 2-2 शादियां कर रखी हैं या पहले भी हाँ, शादी कर वो रखी भी हैं? पहले शादी करके रखते हैं और हम लोग इतना इंक्वायरी नहीं करते किसी। कभी कभी कोर्ट में केस चलती है, डिवोर्स हमारा फाइनल हुआ है, अभी नेक्स्ट वीक में हमारा होने वाला है। एक लड़की को पसंद किया, हाँ। उसके साथ घूमने फिरना शुरू कर देता है, इधर वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और दिखाने के लिए है, तो वो बेचारी फंस जाती है और इतनी फंस जाती है कि अपना सब कुछ खो देती है और बाद में वो आदमी चला जाने के बाद रोना ही किसी वजह उसके पास कुछ रहता नहीं। एक तो बंदा ऐसा था कि वो 1-2 बार उसने पैसा खर्च किया वो लेडी के लिए, लेकिन वो फैमिली वाली की भी एक की बेटी थी, तो वो बोले चलो हमारे साथ इधर चलो उधर चलो, तो उसको साथ लेके जाते थे। इसका एक ही था, मैं कार्ड घर पे भूल गया, मैं पॉकेट भूला, अरे पैसा ही नहीं है, भिखारी आदमी है तो उसके पास क्या रहेगा, लेकिन दिखाने के लिए शोने शौकत फ्रेंड की गाड़ी बीड़ी लेके आता था। तो ऐसे भी होता है, झूठे लोग बहुत होते हैं दुनिया में। हम आपकी एजेंसी, हमने केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, आपकी एजेंसी एक नॉर्मल केस के लिए कितना पैसा चार्ज करती है? बोल नहीं सकते, 10,000 से पकड़कर 10 लाखों तक भी काम जा सकता है। ओके।
एक डिटेक्टिव के पास 1 करोड़ तक भी जा सकता है, ये भी मैं बोलती हूँ। नहीं तो लोग बोलेंगे आपने 10 तक बोला, हुआ कैसे नहीं? क्योंकि हर एक बिल्डिंग के यहाँ 3-3 गेट होते हैं, या कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ 2-2 लाख पर डे का होटल का चार्ज रहता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग अपने जेब से थोड़े डालेंगे। सही बात है। हाँ, हम लोग दिल्ली में एक काम के लिए गए थे, वो बहुत बड़ी आसामी थी, और हम लोग होटल में रुके थे। तभी क्या है कि आधार कार्ड पैन कार्ड का लफड़ा नहीं था, एक किसी के नाम पे बुक करो तो प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने मेरे सिस्टर के नाम से होटल बुक किया, मेरा खुद का नाम नहीं, क्योंकि मेरा नाम रजनी पंडित, चेहरा ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन रजनी पंडित बोलेंगे तो लोग पहचानने लगे थे। तो इसके लिए मैंने, तो उन लोगों का काम कि वो एक लेडी के साथ था, वो लड़की कुछ कॉमेडियन थी, इनको वो कास्ट से नहीं करना था क्योंकि वो पॉलिटिशियन में बहुत बड़े थे। तो हम लोगों को बोला कि आप उधर रहो, और उसको मिलने के लिए वो आता है कि नहीं चेक करना है। तो हमने बोला ठीक है। तकदीर से हमें वही फ्लोर पे जगह मिली, और उधर टहलना कोई बुरी बात नहीं है, तो हम आते जाते, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू फ़ोन शुरू करे, जिसने काम दिया था। मैंने 2 दिन में होटल छोड़ दिया, नहीं मुझे काम करना है आपका, क्योंकि आप डिस्टर्ब करते बार बार। अगर समझो फ़ोन टैप हो गया कि ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे। फिर मैंने होटल छोड़ा। मुझे तो दिल्ली से उन्होंने उनके लोग रखे थे मुझे होटल तक लेके जाने के लिए, लोग काफ़ी अमीर थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने काम छोड़ दिया। बाद में मेरे को बहुत सारे चीज़ें लेकर आए, गिफ्ट के वगैरह। मैंने बोला आपका काम ही नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपका काम करके देती हूँ, फिर भी आप बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करते हैं, काम करना मेरे लिए मुश्किल है। अब अगर एक इंसान को डिटेक्टिव बनना हो तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है? कुदरती देन बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कुदरत की क्या देन होनी चाहिए? शार्प दिमाग होना चाहिए, ओके। हमेशा चौकन्ना होना चाहिए, क्यूरियोसिटी चाहिए कि एक अभी आपके पास काम आया है तो इसको किस तरीके से, तो एक दिमाग ही काम करेगा। डिटेक्टिव इज़ बॉर्न नॉट मेड, ऐसे लोगों का फॉरेन कंट्रीज का भी कहना है कि जो कुछ आपत्ति आती है तो अचानक डिसीजन लेने की क्षमता आप में चाहिए कि आप कहीं पकड़े गए तो क्या करने का, तो कैमरा फेंक दो, फोटो है वो अंदर करो। तो कुछ नहीं कभी आपके मिलेगा। साथ हुआ है ऐसा कि फोटो? हाँ, होता है। अच्छा। हाँ, कुछ कागज रहता है, कुछ रहता है, हाँ। तो वहाँ फेंक देंगे तो आजू बाजू में मिलेगा ना, तो वो भी होता है। एक डिटेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है? कोई वेपन या कोई डिवाइस, कोई ऐसी चीज होती है जो डिटेक्टिव के पास, मतलब अगर किसी को डिटेक्टिव बनना है हाँ, तो उसके पास वो होना ही होना चाहिए? 2-3 चीज़ है, ट्रैकर होना चाहिए, ओके। बग होना चाहिए, ओके। और छोटा स्पाई कैमरा होना चाहिए। हम आपके एजेंसी में बाइक कितने आनी लोग? चाहिए। बाइक बाइक आनी चाहिए। अच्छा, आपको बाइक चलानी आती है? मेरे को नहीं आती है, मेरी टीम में है ना। आपकी टीम में कितने लोग काम करते हैं? 20 लोग। तो लड़कियां भी काम करती होंगी? हाँ, लड़के भी लड़कियां काम 2-3 करते हैं। होंगे? अभी आना चाहती बहुत सारी लड़कियां। तो एवरेज कितने लड़के और कितने लड़कियां आज के टाइम में? लड़के ज़्यादा है, लड़कियां थोड़ी कम है, 4-5 है। लेकिन कैसा है कि सिंपल काम है कि किसी घर में जाना है, कुछ एड्रेस पूछना है, वहाँ कौन रहते हैं वो चेक करना है, तो उसके लिए फॉलोअप के लिए लेडीज ट्रेन में जाती है तो कहाँ उतरती है, किसको मिलती है, तो लेडीज़ को रखना, उस काम के लिए आती है। क्या उम्र के लोग हैं? कितनी उम्र के है लोग हैं? 18 से पकड़ के 40। तो स्कूल कॉलेज के बच्चे भी हैं जो पार्ट टाइम आपके साथ काम करते हैं? नहीं, ज्वाइन होने वाले हैं, लेकिन ज्वाइन होने वाले हैं। हाँ, बहुत इंटरेस्ट है बच्चों को। जैसा आपने अभी बोला कि लड़कियां कम हैं, क्या अभी भी लोग डिटेक्टिव एज अ प्रोफेशन को ये समझते हैं कि ये लड़कियों के लिए नहीं है? बराबर है, क्यों समझते मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा बिजनेस है, लोगों को काम आते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, किसी का हम लोग भला करते हैं। लोग इसके लिए डरते कि डिटेक्टिव को लाइसेंस नहीं है अपने देश में, तो ऐसा लगता है ना कि कुछ गलत हुआ गलती से, तो जिंदगी उसकी पूरी खराब हो जाएगी। तो मैम रिस्क तो है ही ना, अगर हर लाइसेंस चीज नहीं में है। हाँ, रिस्क तो है, पर बिना रिस्क का कोई बिजनेस कहाँ है। देखो, रिस्क गुंडेगिरी में है, रिस्क पॉलिटिक्स में है, बैठे कोई आता है गोली चला के निकल जाता है। बट मैम कोई भी आदमी अपने, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी नहीं चाहते फैमिली ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को किसी काम में जान का जोखिम हो या किसी भी तरीके का रिस्क हो, क्योंकि एज अ डिटेक्टिव मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे का रिस्क नहीं है, या यहाँ पे जान का रिस्क भी है। जान का बहुत है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको ये लगा हो कि बस मैं हमेशा आज गई?
नहीं, मैं अलर्ट रहती हूँ बहुत। और दूसरी ये है कि डर वर मेरे डिक्शनरी में नहीं है। अगर कोई मारना चाहता है, बोले आपने मेरा ये काम किया है तो आपने किया इसके लिए उनको पता चला, मैं बोली मैं मर जाएगी तो और कोई ना कोई तो आपका पता करेगा ही। तो अगर मार के आपको सेटिस्फेक्शन है तो मार डालो, लेकिन आप भी छूटने वाले नहीं, क्योंकि जिनका मैं काम करती हूँ उनका मेरे पास रिपोर्ट रहता है कि मैंने किसके लिए किया और कभी ये हादसा हुआ है। मेरे दुश्मन कौन है ये मुझे पूरा पता है। नहीं, बट आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, हाँ। कभी ऐसा हुआ है एग्जैक्टली आपके साथ कि आप ऐसी हाँ। सिचुएशन में फंसे हो और सामने से आप बैठ के बोल रहे हो मारना है मार दे, बाद हाँ। में तेरे को भी कौन छोड़ेगा? हुआ ऐसे, मैंने का काम किया था और उस काम हाँ। में कुछ नहीं था। हाँ। तो मैंने बोला कि आपका रिपोर्ट नील है, कुछ आया ही नहीं है। तो बोलते मेरा पैसा वेस्ट गया है, कुछ आया नहीं तो मेरा पैसा रिटर्न करो। मैं बोले आप स्कूल में जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपके ब्रेन पे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आपने पेपर नहीं को तो टीचर को पेमेंट मिलता है। पुलिस वाले काम करते हैं, हर काम सक्सेस नहीं होता है उतना उनका ड्यूटी का पेमेंट मिलता है। तो डिटेक्टिव ने काम किया है, फुकट में रास्ते में खड़े नहीं रहे कि हमें गवर्नमेंट कुछ देती है और हम आपका काम करें। जा तेरे को जो करना है वो कर। फिर बोलते हैं अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, जो उनके साथ आया था गुंडागरी करने के लिए, एक लेडी है उसको मैं धमका सकता हूँ। बोले जाओ जो करना है वो करो, रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे लोगों ने मेहनत की है। तो कुछ नहीं, नो रिटर्न पॉलिसी मतलब शुरू से ही आपकी? हाँ, जो मैंने काम किया है तो मैं रिटर्न नहीं दूंगी, नहीं किया है तो और मेरे पास अभी प्रूफ रहता है। सुबह हमने काम स्टार्ट किया है, शाम तक क्या क्या हुआ है प्रूफ है। तो कुछ तो धमकी यानी मतलब धमकी के कॉल्स भी आते हैं या सामने से भी लोग आके धमकी देते हैं? ऐसे बहुत कम होता है क्योंकि हमारी सीक्रेसी मेन है। लोगों को पता नहीं होता काम किसने करके दिए है। कभी कोई घर आके ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है कि कोई एक लोगों का मैंने किया था कि पर्सन का काम, जिनका जितना नहीं चाहिए उतना सच्चाई मुझे पता चला था। काम खत्म होने के बाद उसने आके बताया था घर पे कि आपका मुंह बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला मुंह तो मेरा बंद ही रहेगा, किसी का भी काम हो मैं बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ किया है ना तो आपका नाम पहले आएगा। फिर कभी आया ही नहीं। अभी आज आमने सामने मिलते हैं तो बात भी करते आपका प्रोफेशन क्योंकि जब मैं सच्चाई की खोज करने जाती हूँ तो मुझे मालूम नहीं कितने हद तक मैं वो सक्सेस कर पाती हूँ। राइट। और लोगों को मालूम नहीं इतनी इंटेलिजेंट रहेगी। हम कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके पास बहुत लोगों के ऐसे राज है जिनसे आप उनको कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हो? क्यों करने का? ऐसा करने का नहीं, बट कभी कभी ऐसा फील तो होता होगा ना कि यार इतने लोगों की इतनी सारी सच्चाइयां पता है आपको, ठीक है, थ्रेटेंड फील नहीं होता कभी? कभी भी नहीं। किसी ने मेरा अगर पैसा थोड़ा बहुत रखा तो भी मैं उसको तकलीफ नहीं देती है कि जिस सिलसिले में वो मेरे पास आया था उसका मानसिक अवस्था क्या रहेगी। ये भी कभी कभी होता है, कभी कभी पैसे का प्रॉब्लम रहता है, तू मुझे पैसा नहीं दिया है मैं ब्लैकमेल करूंगी। हमने अच्छे के लिए काम शुरू किया है ना तो अच्छा ही करना है, सही राह पे चलो, आपको डर नहीं है। मुझे सोमन साहब हमारे घर में खाना खाने आए थे, जो महासंचालक थे, कमिश्नर थे मुंबई के, मेरे घर में। और मैं तो नई प्रोफेशन में थी। वसंत दादा पाटिल तभी गवर्नर थे, उन्होंने बोला था कि ऐसा प्रोफेशन करती हूँ, उनको खुद के सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दो। तो उन्होंने बोला इनका एज कितना है, तो 24 था। तो बोले 35 एज के अंदर हम देते नहीं है क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है, कुछ भी हो सकता है। फिर हमारी पहचान बढ़ गई, वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने बोला था आप सिक्योरिटी रखो। तो मैंने बोला सिक्योरिटी रखने की कोई बात नहीं है, वही आदमी कभी अपना शत्रु भी बन सकता है, उसको भी कोई खरीद सकता है। मेरे ऑफिस में आते हैं तो कोई आपको पानी का ग्लास देने के लिए भी मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कौन आए, किसने क्या बात की है, वो किसी को पता नहीं होना चाहिए। ये तो मेन सीक्रेसी है। और आपकी टीम में कौन है, कहाँ है, कौन कभी नहीं किसी की मिलना जुलना नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है। आपकी तो मुलाकात होती होगी अपनी टीम वालों से? हाँ, आपकी तो मुलाकात होती रहती होगी अपनी टीम वालों से। कभी आपको ऐसा पता चला है कि आपके ऊपर किसने डिटेक्टिव लगाया हो? हाँ, एक बार लगा था, जिन्होंने मुझे पार्टनरशिप के लिए बोला था कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करो डिटेक्टिव के लिए। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगी। मेरा काम करने का तरीका अलग है, आप लोगों का तरीका अलग है। बहुत बड़े रिटायर ऑफिसर थे, तो मैंने ना बोला था। तो मैं किधर जाती हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ जाती है, तो पता चलता था कि ये गाड़ी अपने पीछे है। मतलब आपको पता चल गया था, आपने ट्रैक कर लिया था कि मेरा पीछा हो रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या है। ये तो बता सकते हो कि कैसे पता लगाया आपने, कैसे? वो तो पता चलता है ना, मेरे पीछे और कोई आदमी रहता है
कि जो देखता है इनके पीछे कंटिन्यू कौन सी गाड़ी आती है, कौन सा नंबर है। बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड होने की जरूरत है इस प्रोफेशन के अंदर। आदमी अगर इतनी सी भी चूक करी तो खुद की जान को खतरा तो है ही, सामने वाले का केस भी पूरा का पूरा खराब हो जाता खराब है, हो जाता है। खराब हो जाता है। इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। कभी आपने किसी केस को लेने से बिल्कुल इनकार किया है कि बिल्कुल साफ मना कर दिया? कोई ऐसा केस बताओ जो आपने सुना हो और बोला हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती। नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट नहीं दिया। ओके। एक बंदा आया था कि जो बोलता था कि हम लोग स्कूल से कॉलेज तक एक साथ थे, अभी उसकी शादी हो गई है, वो शादी करके चली गई है, मेरी भी शादी है, मेरे को बच्चे हैं, खाली मुझे देखना है अभी वो कैसी है क्या है। और अभी फेसबुक वगैरह कुछ नहीं था, तो मुझे उनका एड्रेस चाहिए। और उनके मम्मी पेरेंट्स जो थे हमारे गांव में, वो भी गांव से दूसरे यहाँ शिफ्ट हुए। तो मैंने बोला जो भी आपके पास कुछ जानकारी रहेगी वो दे दो। तो उनके पास जो थी उसके सुराग से हमें वो लड़की का पता मिल गया। लेकिन ये 2-3 बार आया तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि इसके मन में कुछ और है। तो फिर मुझे एड्रेस मिला, लेकिन मैंने ऐसे बात में उसका सब डिटेल्स निकाला तो पता चला कि इसका शादी भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। उसके साथ एक तरफ से उसका प्यार था, वो लड़की ने इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके दिमाग में था अभी वो सब कुछ भूल गई होगी तो मैं उसको देख लेता हूँ, उसका बदला लेता हूँ। तो किसी फ्रेंड के साथ वगैरह बात करता है तो पता चलता है ना। तो उस हिसाब से हमको पता चला। फिर वो आया कि आपको एड्रेस मिला क्या? तो मैंने बोला नहीं मिल रहा है, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे मिला था लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि मेरे रिपोर्ट से वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती थी जो अभी ये। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट मिलेगा, वैसे तुम्हारा पैसा ले लो, जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ऐसी सिचुएशन के अंदर पैसा वापस कर देते हैं? वापस कर देती। मतलब अगर कोई भी केस अनट्रेसेबल हो जाता है या उस पे अनट्रेसेबल नहीं, काम किया है लेकिन ऐसा कुछ डाउट लगा तो बोलती हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी चीज गलत है तो उसके लिए आप कभी भी नहीं। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई सुपरस्टार हो जिसमें आपको कुछ ऐसे पता चला हो जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था? बहुत मिले। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, अगर हम नाम ना लें? नहीं, किसी का किसी औरत के साथ अफेयर चलता है, फिर वो ब्लैकमेल करती है, फिर पैसा निकालती है, वाइफ को मार पिटाई करता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब सच्चाई पता चलती है तो ये किसने दिया क्या दिया, इनको ऐसी सब जानकारी मिली। एक तो इनका पीछा करना बहुत मुश्किल है, आगे पीछे तो पुलिस की गाड़ी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमने सक्सेस करके दिया तो उनको भी लगता है कि ये तो बहुत ब्रिलियंट है। नहीं, ऐसा क्या पता चला आपको किसी पॉलिटिशियन या स्टार के बारे में? है ना, अंदर की बहुत सारी बातें हैं। अगर हम नाम ना लेते हुए कोई तो स्टोरी की बात करें तो वही है ना, अंदर की बात वही कि उनके बच्चे काम से जाते हैं, यानी कुछ गलत काम करते हैं, उनकी वाइफ उनके ऊपर शक क्यों करती है कि ये शूटिंग के बहाने रात को कहाँ जाते हैं, किसके साथ इनका अफेयर है। बहुत सारे ऐसे हीरोज है कि उनकी वाइफ घर पे, उनको लगता है शूटिंग लेट नाइट तक है, ड्राइवर है, वो सब इनके मिले हुए होते हैं। नहीं तो क्या करते हैं आजकल, ओला भी पकड़ते हैं, थोड़ा फेस भी चेंज करते हैं और वो होटल में निकल जाते हैं। तो कौन से होटल में है क्या वो पता चलता है, फिर हम लोग सामने वाले को दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये होटल में गया है। हम कभी गवर्नमेंट में या किसी लोकल पुलिस ने आपकी मदद की जरूरत पड़ी है उनको? उनके पास जब कोई ऐसी डिफिकल्ट केस आती है, अच्छा, वो आपको कांटेक्ट करते हैं? नहीं, तो वो बोलते हैं कि पार्टी को बोलते हैं कि आप जाके ना रिपोर्ट लेके आओ एक, फिर हम लोग आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। किसी को कभी कभी खंडनी के लिए फोन आता है कि हमें इतने लाख दे दो, बिल्डर लाइन में है या कोई और पैसे वाले होते हैं, तो वो बंदा कौन है क्या है आपको शक है, हम लोग अपने तो वो अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन किसी किसी को रिश्तेदार में तो हर एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस के पास इतना तो ये नहीं है कि वो कंटिन्यू किसी का पीछा करे कि शादी तय हो गई है, वो लड़की क्या करती दिन भर, वो थोड़ा उनके पास टाइम है। सही बात है। हाँ, लड़का है कोई किसी के घर से जाता है, वो बोलेगा आके लेके आओ, हम देखते हैं क्या है, उसको मार पिटाई करके भी वो नहीं बोलता है। तो ऐसे हालत में भी बोलते हैं कि आप किसी को रखो। कितने ऑफिसर मेरा नाम रेकमेंड करते हैं कि आप इनके पास जाओ, सही क्या है वो फिर हम लोग हैंडल करते हैं। ये भी एक तरीके की मार्केट में एक मार्केट वैल्यू है, एक फेस मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है, ट्रस्ट है जो लोगों के बीच में बना हुआ है कि 35 ईयर से जो बना है कि यहाँ हम फंस नहीं जाएंगे। इसके लिए लोग बोलते कि आपके जाने के बाद क्या। मैंने बोला मैं जब मर जाऊंगी तो मेरा ब्रेन किसी को देना, मेरा हार्ट किसी को दे देना, जिनका काम दिमाग करेगा और कोई ना कोई मिल जाएगा। हम 35 साल के एक्सपीरियंस में मिसिंग पीपल, फॉर्जरी, कॉर्पोरेट फ्रॉड, थेफ्ट, पारिवारिक मसले,
इतने सारे केसेस, 85,000 से ज्यादा आपने हाँ। केसेस सॉल्व करे हैं। 85,000 केसों में से हाँ, कोई ऐसे 1 या 2 केसेस जो आपको हमेशा याद रहते हैं, कि आपके मन में रहता है कि यार ये 2-3 केसेस हैं जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती? एक बंदा था ओल्ड एज का, जो अपनी पोती के साथ उनका अफेयर था, वो प्रेग्नेंट थी और दिखावा ऐसा कहते हैं, मुंह बोले दादा थे उनके, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले थे, उस बिल्डिंग में कोई रहते नहीं थे। और जब लड़की घर से निकल गई तो उन्होंने दत्तक लिया था, एडॉप्ट किया था, वो जो लोग थे नीचे रहने वाले, तो उन्होंने वो लड़की को एडॉप्ट किया था। लड़की 16-17 साल की रहेगी और वो अचानक एक दिन घर से गायब हुई। बहुत सीधी सादी गरीब चेहरे की लड़की थी, कुछ उनकी आदतें नहीं थी। वो किसी क्लास के लिए जाती थी, वो क्लास में इंक्वायरी की, वहाँ भी नहीं मिली। फिर किसी ने बोला कि आप जाके रजनी पंडित को भी जाके केस दे के आना, वो देखेगी क्या है क्या नहीं है। तो दादाजी, ये दोनों पति पत्नी की ऐसी सी बेटी थी। तो बिल्डिंग में कौन कौन रहते थे? हम तो हमारे 3 फ्लैट है, एक एक का हर एक फ्लोर है, बाकी कोई रहने वाले नहीं। जो पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं वो तो एब्रॉड ही रहते हैं, ऊपर ये दादा दादी रहते हैं, नीचे हम लोग रहते हैं, बाकी तो इसके अलावा कोई नहीं है। लड़के का किधर चक्कर है तो वो भी पता नहीं है। उसको छोड़ने के लिए ड्राइवर आता था, वो छोड़ के आता था, पिकअप के लिए जाता था, तो उसी टाइम पे तो वो आती थी। तो लड़के गई का फिर काफ़ी कुछ ये की, और मोबाइल नहीं थे कि अब तपास करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिर पता चला, टैक्सी वालों से बात की तो एक टैक्सी वाले ने बोला कि एक लड़की क्लास के यहाँ जाकर वापस आती थी, टैक्सी पकड़ के वापस वही बिल्डिंग में आती थी। तो बोला वही बिल्डिंग में तो उसके पेरेंट्स है, वो तो बोलते क्लास छोड़ने के लिए ड्राइवर जाता है, उसकी माँ तो दिन भर घर पे रहती है, तो उसको मालूम है गाड़ी का पता चलेगा। तो वो लड़की घर में आती है तो कुछ तो इधर ही लफड़ा लगता है। फिर हमने बहुत तरीके के, फिर वो दादा बोले कि मुझे मेरा मन नहीं लगता है, मेरी वाइफ भी गुजर गई, ये लड़की आती थी, अच्छा लगता था, मेरी खुशहाली पूछती थी कैसे है क्या है, और ये क्या है, वो 60-65 के होंगे। तो बोले अभी मेरे को भी रहने का नहीं। तो हमें थोड़ा मन में शक था, लेकिन ऐसे बोलने मुंह पे अच्छा नहीं जब तक आपने अपने हाथ में कुछ प्रूफ नहीं है। फिर हमने उनका पीछा शुरू कर दिया। वो बोले कि मैं अभी ना इधर जाता हूँ तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ जाके फिर मैं कभी आऊँगा, कुछ पता नहीं है, देखते कहाँ मेरा मन रमेगा। अभी वाइफ भी नहीं है, मेरे को बच्चे भी नहीं है। तो वो भी लोग नर्वस हो गए कि आपका एक सहारा था, हमारे साथ आते थे। तो बोले नहीं अभी मन नहीं लगता तो मैं जाके आता हूँ। तो हमने इनका पीछा किया। तो ये कहाँ गए? मीरा भाईंदर रोड में गए और वहाँ जाके एक फ्लैट में गए। हमने फ्लैट के पीछे तक ऊपर तक नहीं गए, लेकिन ये आदमी कभी ना कभी तो नीचे आएंगे। 24 घंटा हमने वॉच रखा। वॉच रखने के बाद पता चला, इनको भी बताया नहीं कि ये आदमी इधर है, क्योंकि मुंह से निकलेगा, ये फट से बोलेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। फिर वो एक बार आदमी निकले नीचे आए कुछ लेने के लिए, तो हमारे आदमी ऊपर गए वो फ्लोर पे और नॉक किया दरवाज़ा। तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, उनको लगा यही आए। फिर उन्होंने देखा कि वही लड़की है। फिर हमने उनके घर वालों को बोला कि आप यहाँ आओ, आपकी लड़की का पता चल गया है। फिर वो लोग आए, ये वो जो दादाजी थे वो भी ऊपर रूम में थे, ये लोग आने तक। वो हम लोग ऊपर गए, दरवाज़ा नॉक किया और पता चला कि अंदर वो है। दरवाज़ा वो खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी लड़की। फिर दरवाज़ा खोला और सब पूछताछ की कि क्या हुआ क्या नहीं। तभी ये लड़की प्रेग्नेंट थी। कितने महीने? 2 महीने हुए थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको ये सब पता था? तो भी उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ गुजर जाने के बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ कि हम लोग आज साथ में आए और हम हो गए, तो अभी आपको कैसे बोलेंगे इसके लिए। तो मन में भी नहीं गए विश्वास कोई कर सकते कि इतनी उम्र का, तो ये बात भूल नहीं सकते। हम बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस होते हैं। अभी कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, काफी ज्यादा मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं। क्या बॉलीवुड का कोई ऐसा केस आपके पास आया है जिसके लिए आपको तहकीकात करने के लिए बुलाया हो? उनके खाली मियाँ बीवी का प्रॉब्लम होता है तो ही आते, बस बाकी नहीं। जब तक उनके तक मैं गहरी देर तक पहुंचता तब तक मुझे कौन दोषी है कौन नहीं पता नहीं चलेगा। हम लोग ऐसे कुछ हवा में बात करने से कुछ हवा पता में बात नहीं। करने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बोलते हैं उसने खुद के सुसाइड किया है, कोई बोलते हैं कि उसको मारा गया है,
जब तक उस तक हम गहराई तक पहुंचते नहीं, हम कैसे आप बताएंगे? चीजों को ना बहुत अच्छे से समझते हो, हाँ राइट? आपको 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, हाँ और आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलता है हम्म, कि एक इंसान, जैसे मैं कुछ सवाल पूछने वाला होता हूँ तो आप उससे पहले ही आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हो कि ये अभी पूछने ये वाले चीज आने वाली है, तो आप उसका जवाब जैसे दे देते हो। हम्म, मैं भी ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम्म। और आपका पर्सनली क्या मानना है सुशांत सिंह राजपूत केस में कि मैं कोई क्या राय वो नहीं देना चाहती हूँ कि जनरली लोगों को नहीं, क्योंकि राय देंगे ना तो लोगों को लगता है कि मैं उसके फेवर में हूँ या फेवर में, क्योंकि उनके फैन भी है, ये भी है। नहीं, बिल्कुल एग्री हाँ, करता तो हूँ इस इसके चीज लिए को। मैं, क्योंकि अगर बता जाएगा तो पुलिस इस केस में बहुत सारा कुछ कर सकती थी, क्योंकि आजकल इतना टेक्निक बढ़ा है कि उस टाइम पे क्या हुआ, जी हर जगह पे कैमरे है, उनके बिल्डिंग में कैमरे, उनके घर में कैमरे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा कि जो तहकीकात लास्ट इस तक पहुंच सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होगी कि जो उनको अंदर तक जाने के लिए रोक पा रही है, तो इसके लिए नहीं आपके कुछ हिसाब हो। से सुशांत के केस में काफी ज्यादा मिसलीडिंग एविडेंसेस को सामने लाया गया जिससे कि केस वो भी बोल नहीं इधर सकते उधर कि हो इनके जाए। पास, क्योंकि उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है ना। मीडिया एक बोलती है, ये लोग एक बोलते हैं, पुलिस वाले एक बोलेंगे, पॉलिटिशियन अलग बोलेंगे, कोई किसी के ऊपर एलिगेशन। जब तक आप, अगर ये लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं ये था, इसने ये किया होगा, ये उसके साथ था, इसने उसको मारा होगा, अरे अगर आपके पास प्रूफ है, आप पक्ष छोड़ने के बाद ये सब बातें करते हैं, जब था तभी क्यों नहीं सामने आए? राइट। लोगों को आप मिसगाइड करके कुछ भी बताते हैं, तो जब आपको सही लगता है कि किसी के ऊपर अन्याय हुआ है तो सामने लाओ ना। अगर सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको दिया जाता हाँ, तो आप दिया उसे, जाता तो अगर बात दिया जाता अलग। तो आप उसको सॉल्व कर देते। हाँ, क्यों नहीं करती थी, पक्का। बट आपके हिसाब से जनरल, बहुत जनरल आउटलुक में मैं आपसे हाँ। पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हो, इस एरिया में, इस इलाके में, इस स्टेट में आप बहुत काम किया है। आपके हिसाब से वाज इट अ मर्डर और अ सुसाइड? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने वो केस देखी नहीं है। अच्छा, देखा ही नहीं आपने पर्सनली? लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे, बुरा हो तो भी अच्छा, जैसे आपका सर्कल रहेगा वैसी बात होती है। हम क्या इंडस्ट्री में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? सब जगह पे है, लेकिन सच सच है, वो कभी ना कभी सामने आता है। इतना पुलिस ध्यान वाले में भी बिक रखो। जाते हैं केसेस में। कोई बोल नहीं सकते, कोई 10 रुपए के लिए भी बिक जाता है, कोई करोड़ों के लिए भी बिक जाता है। उनको टारगेट करना होता है तो किसी को भी अंदर भी करते हैं, किसी को बाहर भी निकालते हैं। आपके हाथ पे सत्ता है, वो सत्ते का गैर फायदा कैसा लेना है वो उनके हाथ में रहता है। मैडम, कभी कभी जिनके हाथों में सत्ता होती है वो भी तो इस तरीके के केसेस के लिए आपके पास आते हैं। हाँ, आते हैं तो उनका खुद का पर्सनल होता है ना। कहने का मतलब है हर इंसान फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, कहीं किसी ना ना कहीं किसी उनका तरीके कुछ से। से तरीके से फंसता ही रहता है वो। हम, एक टर्म है हनी ट्रैप। हाँ, ये हनी ट्रैप के केसेस किस तरीके के होते हैं? कुछ एक्सपीरियंसेस बताओ आप। हनी हम ट्रैप भी, में कैसा है कि कोई आजकल फेस कॉल करते हैं या कुछ होते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। हाँ कोई ऐसी ये है जो नहीं मैम, एप्स है, आज के समय में तो हमें बहुत सारी बहुत चीजों का सारे। पता है। हाँ, बट तो एक दूसरे को, पहले भी ये हाँ, हनी ट्रैप जो वर्ड है ना, हाँ, ये हम लोग 80s 70s की मूवीज से हाँ, सुनते हुए आ रहे हैं। सुनते जा रहे पहले हैं। किस तरीके के केसेस होते थे हनी ट्रैप के? पहले कैसे थे कि कोई ऐसी सुई लगाई दी, आदमी बेहोश हुआ, अच्छा, उसका फोटो निकाला, उसको ब्लैकमेल किया, ओके। वो बात अलग थी। कोई पीने के चीज में कुछ दिया, कुछ खाने के लिए दिया, तो उसमें होता था। अभी कैसा है कि फेस टू फेस, मोबाइल के थ्रू आपको हर जगह से पूरा जकड़ा जाता है कि नहीं कि आप बाहर ही निकलो, और हमेशा फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होता है पैसा निकालने के लिए। तो आपको फंसाना नहीं है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि हमें इसमें। एक लड़का आया था मेरे पास कि बोलता है कि एक लड़की मेरे से बहुत सारा पैसा निकाल रही है, मैं तो हार गया, कितना दे दूँ? तो मैंने बोला पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करूँगी तो वो मेरे को ही बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये क्यों। तो डर के मारे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जब उनको विश्वास लगता है, अभी कोई ओल्ड एज का आदमी था, उनको एक बार वाली थी, वो बोलती थी मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी भर तुझे मुझे साथ देना ही होगा। अच्छा। अब ये वाइफ को छोड़ने का या उसको, तो वो बेचारा कंफ्यूज था। हाँ।
तो ये बार वाली वगैरह लड़कियां होती है ऐसी कि जिनको पैसा निकालना होता है तो लमसम अमाउंट मांगती है। एक तो ऐसी औरत थी कि ये हमेशा बोलती थी कि मैं छोड़ के जाती हूँ, मुझे घर चाहिए, टीवी फ्रिज चाहिए, बर्तन चाहिए, वो सब बेचारा देता था। 6 महीना 1 साल होने के बाद वो वापस आती थी कि अब मैं खाली तो ऐसे होते तो उनको थोड़ा सा डराना धमकाना पड़ता है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तभी वो चुप होते हैं। डर जाते हैं लोग। हाँ जाते हैं ना, क्यों नहीं। मैंने एक बांद्रा में ही पकड़ा था। मैम आज हाँ। टाइम हो गया मॉडर्न, हम्म, एआई का जमाना हो गया है, हम्म, और एआई के थ्रू भी आजकल बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग चल रही है। हम्म, ये डीप फेक वगैरह करते हैं, हम्म। और क्योंकि आप काफी अपनी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस रहते हो, तो ऐसी तरीके के केसेस में जब आदमी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो उस हाँ। समय में क्या करना चाहिए इंसान को? सोच के डिसीजन लेना चाहिए। आजकल देखो इसका होता है पैसे के मामले में, किसी का बहुत सारा पैसा निकाला जाता है, किसी की जान पहचान नहीं है, वो प्यार वार के चक्कर में उनको बोलता है पैसा भेजो पैसा भेजो। एक तो 65 ईयर की ओल्ड लेडी थी, विडो थी, उन्होंने उनको बोला था कि ये मेरा भी कोई नहीं, बच्चे फॉरेन में, उनके भी, उन्होंने बोला था मेरे भी बच्चे, वो उनकी शादी हो गई है, अपने अपने इसमें हम आगे की ज़िंदगी बिताएंगे। शुरू में ने उन्होंने उनको मुंबई में गिफ्ट भेजे, वो खुश हो गई। हाँ। कितना अच्छा केयर आदमी मिला है, हस्बैंड से भी ज़्यादा है। वो गुजरे उसको 1 साल, खुश हो गई। बाद में वो बोला कि मैं सब छोड़ के मुंबई आता हूँ, तुम्हारा फ्लैट है, फिर हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, किसी को बातें करने का चांस ही नहीं देंगे कि हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। क्योंकि इंडियन लोगों की टेंडेंसी अलग है, वो अलग सोचेंगे। तो उन्होंने हाँ बोला कि आप आइए। आया, फिर वो दिल्ली से कॉल करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे लोगों ने पकड़ा है, पैसा चाहिए उनको, तो तुम पैसा भेजो। उसको लगता है इतना पैसा लेके आया, पहले 5 लाख 10 लाख ऐसे करके बढ़ा के बोले कि नहीं, उनके मेरी अमाउंट तो बहुत करोड़ों में है, क्योंकि मैं इतने साल यूके में हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है, और उतना तो है, तो एक काम कर, तू घर गिरवी रख, मैं वहाँ आके छुड़ाता हूँ। उसने घर बेच दिया, बोले कि मैं पैसे में कल वो आएंगे, तुरंत आपका पैसा लेकर घर छुड़वा लो आप। हाँ। बहुत सारा उनसे पैसा लिया। हाँ। वो आदमी नहीं आया, घर भी गया, पैसा ज्वेलरी भी गया, पैसा भी गया। क्या करेगी औरत? कोई बोलता है आपके बेटे को अरेस्ट किया है, आप तुरंत आओ इतना पैसा लेके, नहीं तो हम उसको अंदर डालते हैं। तब देखना चाहिए कि मेरा बेटा किधर है, फोन उठाता है कि नहीं, कुछ भी बकवास फोन दे। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मुझे एक फोन आया कि आपके पिताजी ने आपके लिए ना 1 करोड़ छोड़े हैं। तो पिताजी के पास 1 करोड़ थे ही नहीं, हमें मालूम था। पिताजी का नाम क्या है मैंने बोल दिया, ये है। बोलते तो फिर आप उनका आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजो। मैंने बोला एक काम करो, आपका ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं उधर लेके आती हूँ। तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं, पहले हम लोग तहकीकात करेंगे, आपका नंबर सही है कि नहीं, आप सही है कि नहीं। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन के लिए तो मैं आती हूँ ना, आप चाहे तो और 4 लोगों को बुला लो। सही बात है। तो वो कोई सोचते नहीं, पैसा मिल रहा है ना, तो दिया, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, आपका नंबर दे दिया, खुश हो गए। आपके पास आया ऐसा कोई केस क्या जिसमें कोई ऐसे फंस गया और उसमें हाँ, साथ में एक को फोन आया था कि उसका एक कजिन भाई है, उसको पकड़ा है, नहीं उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। हाँ, और आप तुरंत पैसा लेके आओ, ये अस्पताल में है। तो जो लेके जाने वाला उसका तो सोचना चाहिए था कि भाई सच में एक्सीडेंट हुआ है क्या, 4 लोगों को। उसने तुरंत पैसा लिया, उसने स्पॉट बताया, और स्पॉट पे गुंडे लोग थे। उन्होंने वो पैसा, वो बैग ले लिया, फोन भी ले लिया कि वो कोई किसी को कांटेक्ट करेगा। दूसरे 2-3 दिन के बाद उसको कोई बंदा मिला, उससे फोन किया, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने बोला, तो अभी कोई मुझे फोन करके पूछता है कि ऐसे ऐसा फोन आया तो क्या करने का, तो मैं बोलती हूँ फोन लेके पहले छानबीन करो, कितना सच कितना झूठ है, उसके बाद आप सब करना। तो लोगों को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। दुनिया में फंसाने वाले लोग बहुत है, सच्चाई के रास्ते में चलने वाले बहुत कम है। हमारे प्रोफेशन में भी है। इसके लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देगा तो अच्छा है, क्योंकि किसी के पास की सीक्रेसी होती है। कोई लेडी बेचारी बोलती है कि मेरे पास कम पैसे है, मैं मेरा काम करके दे दो। ये लोग उनको बाहर मिलते हैं, इनका ना ऑफिस होता है। मेरा आज 35 साल में ना फोन नंबर चेंज हुआ है, ना घर ना ऑफिस, जो है वही है। लेकिन इन लोगों का घर ऑफिस कुछ ठिकाना नहीं रहता है। पैसा लेते हैं, बाहर मिलते हैं, वो औरत के साथ खुद का फोटो निकालते हैं, वो बेचारी गलती से सब कुछ अपना सीक्रेट्स उनको बताती है, बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू। 5-10 हजार में तो ये लोग काम नहीं करेंगे। कितने लोग बोलते आपने तो बेंगलोर का केस का मुझे 1.5 लाख बोला, इसने तो मेरा को 10 हजार। 10 हजार में बेंगलोर में तू जाएगा क्या, खाएगा क्या और रहेगा किधर?
लेकिन लोग सोचते रहे कम पैसे में, वो बोलते हैं हाँ उधर का ही आदमी मैं यूज करता हूँ, इतना कम पैसे में काम होगा ही नहीं। डिटेक्टिव फ्रॉड्स भी तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं मैम। हाँ बहुत हो रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आप हायर कर लेते हो डिटेक्टिव को और उसके बाद वो आपसे पैसे एक्सटॉर्ट कर लेते हो और आपका केस भी सॉल्व नहीं हाँ करके लेकिन देते। वो इसके लिए ना बहुत एक ऐसे एक लेडी का भी नाम है उसमें कि वो भी ऐसा करती है। तो अच्छा। एक ने तो किया था कि मेरे पास वो बेचारे आए थे, बोलते हमारे बहू है वो बच्चे को लेके गई है और बच्चा हमको दिखता नहीं और अमेरिका में है। तो वो ये दूसरी जो डिटेक्टिव लेडी है उसने क्या बोला कि मुझे 35 लाख दे दो, मैं उधर जाती हूँ आपके बच्चों को भी लेके आती हूँ, और 35 लाख के वो घूम के आई और इन्होंने बेचारों ने पूरा ब्लैक मनी दिया था। तो उनको लगा कि वो बच्चों को दूसरे देश से लाना यहाँ आसान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। फिर अभी मेरे पास आते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, उसका कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप खाली चेक करो जिंदा है मरा है, लेकिन मैं उसको लेके नहीं आ सकती, मैं चेक करने के लिए किसी को भेज सकती हूँ। राइट। और जो खर्चा रहेगा भाई इतना है, 10 लाख है, 8 है, जाने गाने का फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, वो पकड़ के बोलूंगी भाई 5-50 हजार मिला ठीक है, लेकिन वो माँ का मन करता है कि उसको देखने गए, तो उसका गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि बिग पॉइंट देख के उसका जो, इसके लिए गवर्नमेंट को डिटेक्टिव को लाइसेंस देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई कुछ गलत करता है, किसी की कंप्लेंट होती है, और हर व्यक्ति जो डर जाती है कि नहीं अगर बाहर ये बात आएगी, अखबार में आएगी तो मेरा नाम खराब होगा, ये डर चीज़ है ना, ये आदमी को कुछ करने नहीं देती है। ये डर मन से निकालो कि मैंने भूल की है, मेरी गलती हो गई है, मान लो, उसमें कोई कहिए नहीं है। मेरे को पकड़ के लेके गए, आपने निकाला, हाँ निकाला, झूठ क्यों बोलने का नहीं निकाला है? सही बात है। जब मैंने गलती की है तो मैं नहीं पीछे हटती है, किया तो किया, नहीं तो नहीं, फिर आप मुझे 10 पट्टे मारो, नहीं किया तो नहीं किया। आप ये बात कितनी है। कंट्रीज में केसेस सॉल्व करके आए हो पर्सनली? हमारा पर्सनली मैं नहीं रहती। अच्छा, आप जाते नहीं मैंने हो? दुबई में किया 2-3 केस, ओके। लेकिन यूएस है या लंदन है, बहुत सारी जगह पे हमारी टीम जाती है, रशिया है। पर्सनली क्यों नहीं जाते आप? मेरे पास इधर मुंबई में भी बहुत काम है। आप और अभी भी मैं फील्ड में काम करते हो? हाँ, और अभी भी करती हूँ, वाह। और अभी मैं एक दिन के लिए भी कहीं जाऊंगी ना तो हाँ। लोगों का इतना अर्जेंट काम रहता है कि तो रास्ते में बोलते हैं आप कहाँ तक पहुंचे, वहां हम लोग आते हैं। ये हालत है मेरी। पूना जाने के लिए एक दिन गई थी रहने के लिए, तो शाम को एक बंदे का फोन आया कि आप अभी कहाँ है, हमारा अर्जेंट काम है, अहमदाबाद से हमें काम देना है और हम ऑन दी वे है, तो आप बोलो हम वहाँ आते हैं। आए वो 7:30-8 बजे रात को मिलने, फिर दूसरे दिन उनका काम शुरू करना था, तो वहाँ से सब बोलना मुश्किल था, फिर वापस रिटर्न। तो मैं कहीं जाके ऐसे रुक नहीं सकती है, उसके लिए स्पेशल ट्रिप करना पड़ेगा मुझे कि मैं 10-15 दिन नहीं, एक दिन भी बोलूंगी ना कि मैं आज नहीं हूँ तो भी लोगों को नहीं चलता है। आपके इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपकी लाइफ में, हाँ। इतने किस्से, इतनी कहानियां, कभी अभी तक कोई मूवी का ऑफर आया आपके पास? आया, काफी आया। हाँ? काफी। कोई मूवी बनी है अभी? बनी अभी नहीं, तक नहीं? आपने अभी तक कोई स्टोरी साइन नहीं करी? नहीं। क्यों? नहीं, उसके लिए टाइम है ना अभी। नहीं, बट आप कर सकते हो कोई टीवी उनको क्या सीरीज है या कि कोई वेब मूवी। सीरीज है, उसके लिए लोग पूछते हैं, लेकिन वेब सीरीज वाले क्या बोलते हैं, अभी शुरू में सब पैसा वैसा देने के लिए तैयार है, 2 करोड़ 3 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि आगे भी जो आप केसेस करेंगे वो भी हमें चाहिए। तो ऐसे में मेरी स्टोरी अगर बेचूंगी तो मुझे 50-50 लाख मिलेगा, एक स्टोरी का 1-1 लाख मिलेगा, क्योंकि रियल है ना, 1 करोड़ भी देंगे लोग, क्योंकि रियल स्टोरी है, उसमें कितने लोगों को इंटरेस्ट रहेगा कि आगे कैसे दिखाना है। तो जब टाइम मिलेगा मैं टीवी सीरियल बना सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास दिमाग बहुत है, लेकिन ये काम से बाहर निकलूंगी तभी। अभी मैंने सोचा था कि 1 जनवरी से सब काम स्टॉप करती हूँ, तो भी लोग रोने लगे कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचा आपने? मतलब नहीं, मैंने ऐसे सोचा था पहले कि मैं, मेरा सास है तब तक मैं काम करूंगी, लेकिन देखा तो घर की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है। घर पहले कैसे मेरे 2 भाई, मम्मी सब यंग थे, घर भी थोड़ा संभाल सकते थे, अभी घर में भी देखो बाहर भी देखो तो बहुत ये होता है। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मम्मी है, 2 भाई है, बहन है शादीशुदा। अच्छा। हाँ, एक भतीजा है। ओके। ब्रदर्स की भी मैरिज हो गई? तो 2 आपके। बट एक चीज मैं जानने को बहुत इच्छुक हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं करी? मेरे को पहले से इंटरेस्ट नहीं था, और ये प्रोफेशन से हो गई थी ना, इतनी बिजी हो गई कि कहाँ टाइम गया मालूम नहीं। अगर
आपकी लाइफ पे एक किताब लिखी जाए और उस किताब में कुछ आपके केसेस के बारे में लिखा जाए, तो 5 ऐसे कौन से केसेस होंगे जिनके बारे में वो किताब में जरूर लिखा होना चाहिए? 2 किताबें तो मेरी आई ही है, ओके। लेकिन मेरी जिंदगी के ऊपर निकलेगी तो भाई फिर वो अलग रहेगी। नहीं, कोई 5 या 2-4 कोई ऐसे किस्से बताओ ना जो आप चाहते हो जब मेरी लाइफ स्टोरी बने तो उसमें उन किस्सों का जिक्र जरूर हो। मर्डर केस, हाँ। किडनैपिंग का केस, ये जो लड़की लापता हुई थी जी। उनका केस, बिल्डर लोग जो फंसाते हैं ओके। उनकी केस, और कंपनी में वगैरह फ्रॉड होते हैं तो अपने रिश्तेदार अपने को कैसे फंसाते हैं वो केस। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई अगर फंस गया तो अपने रिश्तेदार रिश्तेदार तो बहुत फंसाते हैं। अरे जिनके ऊपर हम अंधे बनकर विश्वास रखते हैं वही रिश्तेदार अपने को भिखारी बना देते हैं। कोई ऐसा पर्सनल ऐसा। रिस्क आपने लिया हो अपने केस को सॉल्व करने के लिए? मेरा पर्सनल मेरी किताब का प्रॉब्लम था। जो Okay. किताब मेरी आई थी उसका 1000 एडिशन का ये था, एग्रीमेंट था। उसके बाद पता चला कि मार्केट में बहुत सारी कॉपीज आई है और वो एक 1000 कॉपीज बहुत ही 1 महीने के अंदर ही शायद खत्म हुई थी। और 1 साल के बाद कोई एक बंदा मेरे पास आए थे जिनका बेटी का इंक्वायरी मैंने करके दी थी शादी के बाद की, तो उन्होंने मुझे साइन के लिए लाया था और मैंने देखा कि वो किताब पे डुप्लीकेट किताब है, उसका जो कवर है पूरा चेंज है। तब जिनके पास एक किताब का ये था पब्लिकेशन का, ओके, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें निकाली थी और ये किया, तो मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत धमकाया, कोर्ट तक केस गई, कोर्ट में भी मुझे मारने के लिए लोग आए थे। मैं वही भी नहीं डरी, मैं वहाँ से निकल कर घर पे आई, ये सब किया। और फिर बाला साहब ठाकरे मेरे को अच्छी तरह से जानते थे, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने भी किताब देखी, उन्होंने बोला कि बराबर है तुम्हारा। और लोग क्या करते हैं कि राइटर को बहुत कम दर्जा देते हैं, लेकिन राइटर का ही दिमाग होता है कि उनका ही काम रहता है कि अच्छी कहानी लिखो, वो कहानी को ट्विस्ट दे, तो ये अलग है। तो मैंने वो काम किया, इसके लिए मुझे मारने की धमकी आई थी। मारने की धमकी आ गई थी? मैम आपका किनी हो जाएगा, वो किनी प्रकरण हुआ बहुत। हाँ। मैंने बोला कर दो, किनी को गायब किया, मेरा को पूरा गायब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैम आप इतने पॉलिटिकली कनेक्टेड, पुलिस डिपार्टमेंट, हर जगह से आप कनेक्टेड रहे हैं इतने सालों में, 35 साल का करियर है। 2018 में एक स्कैंडल हुआ जिसमें आपका नाम आया, जिसमें आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि आपको गिरफ्तार भी किया गया उस मामले में। हम इतना कनेक्टेड होते हुए, इतनी सारी चीजों से आप सेफ हैंड्स में होते हुए भी आप इस केस में फंस कैसे गए? मैंने बोला ना कि किसी ने बोला कि मैं तुमको एक नई चीज दिखाता हूँ, तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये मोबाइल के थ्रू आएगा, मेल के द्वारा वो इतना पता चलता है, या इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ मालूम ही नहीं था मेरे को। कोई भी बड़ा आदमी कितना भी हो, कहीं ना कहीं तो फंस जाता है। और आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी पहचान है, इतने लोग जानते हैं, लेकिन अगर गलती मैं करूँ और मैं किसी को फोन करूँ मुझे छुड़ा दूँ, तो मैं वो कभी लेती नहीं। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपसे गलती हुई? हाँ गलती हुई ना, मैंने निकाला, लेकिन गलती क्या हुई, मैंने सच्चाई निकाली ना, मैंने ब्लैकमेल तो नहीं किया किसी को। किसी के भले के लिए कि उसका हस्बैंड उससे झूठ बोल रहा है, कि वो कहा जाता है उसकी दूसरी कोई लड़की के साथ अफेयर है, उसके पास ज़्यादा बेचारी का पैसा नहीं था, उसके बिल के थ्रू अगर वो नंबर से पता चलता है कि ये इसके साथ ज़्यादा बात करता है तो उसको दे दिया, उससे पैसा नहीं लिया। और एक बंदा था, उनका बेटा रात को घर से बाहर जाता था, टेंशन में थे कि कहा जाता है क्या करता है, तो उनको पूछ के दिया था, उनके पास से मैंने ब्लैकमेल करके पैसा नहीं लिया था, कि जिनका निकाला था उनको मैंने ब्लैकमेल किया है, कुछ किया। तो गलती कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरा नाम बड़ा था, उस नाम की वजह से पब्लिसिटी थी। लोग मेरे को बोलते थे आपकी इतनी पहचान है, इतने बड़े बड़े ऑफिसर है, जिन ऑफिसर के लिए मैंने काम किया है, लेकिन मुझे किसी को भी सामने लाने का नहीं था। हाँ, जिनको जब पता चला उन्होंने बाहर से बहुत कोशिश की हेल्प करने कि हमारे ताई को अच्छी तरह से रखो, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उस हिसाब से, लेकिन जो हुआ वो हुआ। लेकिन मुझे भी, मैंने बिल्कुल, और घर वालों को भी बोला था कि किसी को कॉल करके हमें हेल्प चाहिए बोलना मत, मुझे भी अंदर क्या चलता है वो भी पता चलना चाहिए। एक केस जब पुलिस आपको लेके जाती है, उस टाइम पुलिस के पास भी इतना एविडेंस होना चाहिए
कि ये हुआ है, इसके थ्रू हुआ है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 30-30, 40-40 दिन की जरूरत ही नहीं है। 1 वीक ले लो, 2 वीक ले लो। ऐसे कितने लोग हैं जेल में कि जो बेवजह अंदर है। राइट। हमने मैम जब आपकी तहकीकात, अभी एक लेडी थी वो 6.5 साल के बाद छूट गई, उसके ऊपर मर्डर केस थी, इल्जाम तो उन्होंने किसी का किया था। तभी के टाइप में 6.5 साल पहले उसकी जिंदगी कैसी थी, उनके बाल बच्चे छोटे थे, उनका घर परिवार कैसा रहा होगा। उसके बाद आपने बोला कि वो निर्दोष है, उसको छुटकारा मिला, तो 6.5 जिंदगी वापस ला सकते? नहीं आ सकते। तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं होता है, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि तब तक आप अरेस्ट मत करो। प्रूफ हटाने की कोई कोशिश नहीं करता है। इतना ये साइबर वगैरह का कि आप व्हाट्सएप हटा दो या इंस्टा, सब कुछ मिलता है। हमने अभी एक पॉडकास्ट किया था हाँ, सुनील गुप्ता जी के साथ। हाँ, सुनील गुप्ता जी इज एन एक्स जेलर, हाँ, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के एक्स जेलर रहे और हाँ, काफी साल तक उन्होंने हाँ, तिहाड़ जेल में लॉ डिपार्टमेंट जो होता है उनका, हाँ, उसको हैंडल किया। हाँ, उन्होंने भी यही बात बोली। हाँ, वो बोले कि अंडर ट्रायल्स इतने ज्यादा हैं हाँ, जेल के अंदर, जो जिनको सजा मिल गई है वो तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है। सही बात है। 90% ऑफ द जेल इज फुल विद पीपल हु आर अंडर ट्रायल। उनपे उनके गुनाह को साबित करने के लिए उनको जेल में रखा गया है। हाँ, और उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उनकी नहीं, कोई बेल कराने वाला भी मालूम ही नहीं है कि बेल क्या होती है। एग्जैक्टली। एक औरत थी, उन्होंने बोला कि मुझे अंदर क्यों किया है। मैंने बोला क्या हुआ आपका? तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं स्टेशन पे बैठी थी, एक लेडी आई, उनके पास छोटा बच्चा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे फोन करना है, मेरा फोन बंद हुआ है। उसने उसको फोन दिया करने के लिए, बच्चा छोटा है, दूध नहीं है और ट्रेन लेट हो गई। तो उसके घर वाले और अच्छे लोग थे, और बाद में बोलते पुलिस आई, वो औरत जिसने फोन करने दिया था, वो जिसका बच्चा था, वो माँ, उनको सबको लेके गए। उसकी बहुत पिटाई की कि बच्चे को भाग कर ये लेके जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा रिपोर्ट भी डीएनए का आया कि मेरा ही बच्चा है, लेकिन बोलते मुझे इतना मारा था पुलिस ने कि उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। फिर उसने जेल में जो ये मेन ये थी अपनी न्यायाधीश बोलते वो, उनको बोला कि आप डोर बंद करो, मुझे बताना है कि किस तरह से मेरी पिटाई। उसका रिपोर्ट आने के बाद तो रिपोर्ट बाहर ही नहीं आया। तो इतनी गलती अगर लोग करते रहेंगे तो लोग बाहर कैसे रहेंगे? सही बात है। और इसके लिए कोई किसी को तो बोलना चाहिए, वो बेचारे बोले, वो सही बात है। हम यही है ना कि आज के जो समय सही में न्याय गुनहगार नहीं है मिल वो रहा बाहर रहता है, बाहर मजे करता है, न्याय नहीं मिल पा रहा ना लोगों नहीं। को। हाँ, फिर मैम बहुत सारे यंग डिटेक्टिव्स आपकी तरफ एज अ रोल मॉडल देखते हैं जी। अब कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है एक डिटेक्टिव को? अगर हम कहें कि जैसे आप एक सिचुएशन के अंदर फंस के यू हैड टू गो टू द जेल, राइट, एक डिटेक्टिव को कहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए? जब लोग बोलते हैं कि हमें व्हाट्सएप का मैसेज दे दो, हमें ये दे दो, हम इतना करोड़ों देंगे, लेकिन हमें चाहिए, तभी नहीं देना चाहिए। कितना भी पैसा मिलेगा, लेकिन गलत काम कुछ भी करना नहीं चाहिए। जो चीज आपको लगती है सही है, हाँ, बस उतना ही करो, उतना ही करो, उसके गहराई तक मत जाओ। नहीं तो उनको जो देता है ना, उनका नंबर दे दो, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वही प्रैक्टिसेस करो जिससे आप कानूनी रूप से ना फंसो। बराबर है। क्योंकि वाइफ, एक तो मेन क्या है कि वाइफ को हस्बैंड का, और जब हम 7 फेरे लेते, एक दूसरे का वचन लेते हैं, कोई किसी को फंसाएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, जैसे कोई आपत्ति आती तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब करने के बाद अगर पत्नी ने पति का बिल निकाला तो क्या गलत है? पेरेंट्स ने बच्चों का बिल निकाला तो उनको डिटेक्टिव की क्या जरूरत है? राइट। तो उसके लिए भी उन्होंने ब्रेक किया। अभी एक ना कोई बीच में एक गई थी, उसका नाम आया था कि उसने अपने हस्बैंड का ट्रैक किया था फोन। हाँ, तो उसके ऊपर भी कुछ केस डाली है, बहुत फेमस व्यक्ति हो। तो ऐसा करना गलत है ना, क्योंकि उसको डाउट है तो वो करेगी, क्यों नहीं करेगी? और कोर्ट को हर चीज का प्रूफ लगता है। आप बोलेंगे अपने घर में स्पाई कैमरा रखा है, आपने किसी की प्राइवेसी ब्रेक की है, मालूम है प्राइवेसी ब्रेक की है, लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं करते तो हम प्रूफ कैसे करते देते थे? राइट, सही। तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। आप कहाँ से भी दे दो, किधर से भी दे दो, प्रूफ सही है गलत है वो आप चेक करो। कोई झूठ भी बनाते हैं क्या है, लेकिन आप देखो पहले। एक ही चीज 2-4 बार हमेशा होती है। कभी कभी हस्बैंड घर पे नहीं रहता है, कोई बॉयफ्रेंड आता है,
एक तो मेरे पास केस आई थी जिसने रास्ते में बोला था, तभी मोबाइल वगैरह नए थे, MTNL के फोन डाल के, तो बोली मेरा हस्बैंड तो काम पे पूरा दिन जाता है, लेकिन वो सास ससुर जो है, डस्टबिन बोलते हैं आजकल बुढ़े लोगों को, तो सास ससुर है ना, वो घर से जाएंगे ना तो हम लोग घर में आराम से मजे कर सकते हैं, तो उनको हटाना है रास्ते से। तो मैंने आज ना गैस का ये नीचे से ऑन किया है कि जैसे वो लगाने जाएंगे तो स्फोट हो जाएगा। आज ये घटना होती थी तो आज पेरेंट्स मर जाते थे। अभी ये बात तो रिकॉर्ड रास्ते में नहीं हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने सुना कि हमें भी कॉल करना है, उसके लिए इसके पीछे रहे, उसके लिए पता चला और उन लोगों की जिंदगी बच गई। और कानून क्या बोलता है कि औरत के फेवर में है तो मर्द को कोई पहले तो अरेस्ट ही करते थे, अभी अच्छा है कि कुछ ना कुछ तहकीकात होती है। कोई बुरे होते कोई अच्छे होते, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन आप पूरी तरह से तहकीकात करो कौन दोषी है कौन निर्दोष है और उसके बाद न्याय दे दो। अब तो हम भारत न्याय संहिता के जो नए रूल्स आए हैं, हाँ, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए, काफी चीजों को एडमिसिबल भी कर दिया है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एडमिसिबल कर दिया है, हाँ, जो कि पहले एडमिसिबल नहीं था। पहले अगर आप किसी की रिकॉर्डिंग कर लेते थे तो कोर्ट कहता था कि इसको हम मान्य नहीं मानते। हाँ, अब तो वो भी चीजें, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मानने लग गए हैं। हाँ, पहले तो वो सब चीजें भी नहीं होती थी। तो काफी सारी चीजें बदली हैं, बट मुझे लगता है कि जो आपने एक मुद्दा उठाया है कि प्राइवेट डिटेक्टिव का लाइसेंस भी लीगल कर देना चाहिए सरकार को, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई सारे केसेस जो हैं मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, कई चीजों में गोपनीय तरीके से हाँ, कि वहां जाते हैं ना तो वहां ये है, एक ऑफिसर इधर है, उधर कोई लेडी बैठी है, बाहर के लोग आते हैं, तो उनके सामने वो अपनी मन की बात नहीं बता सकते। तो उसके लिए नहीं तो हम लोगों को एक कोना दे दो कि हम उनको सुलझा सकेंगे। सही बात है। हम एक डिटेक्टिव को गन का लाइसेंस मिलना चाहिए। हाँ, मेरे का तो अच्छा ही है। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, आपको लाइसेंस दे रहे थे, आपने लिया फिर उसके बाद लाइसेंस या नहीं लिया? नहीं लिया। मैं बोले लाइसेंस हो या कुछ भी हो, जब तक आपके मन की हिम्मत नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरी हिम्मत नहीं, हाथ मेरा कांप रहा है तो क्या उसका रिवॉल्वर का फायदा है। AK-56 का युग है। वो वाली बात है कि रजनीताई को किसी बंदूक की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इतनी बड़ी तोप हैं कि हम जहां चले जाते हैं वहां पे केस सॉल्व हो ही जाता है। सही बात। तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को गन का लाइसेंस या गन रखना अलाउड नहीं है। नहीं, वो परमिशन देंगे तो रख सकते हैं। और वो भी देखो ना, आपने बचाव के लिए किया तो भी कितना स्टेटमेंट देना पड़ता है कि गोली कैसी चलाई, क्यों चलाई, आपने ऐसे कैसे अपने गन से निकली। हाँ, उसमें पूरा जवाबदेही देनी पड़ती है। अब तो पुलिस वालों को देना पड़ता है। यहाँ से वहां हुआ तो गया, पुलिस वालों को भी अपना जवाब देना पड़ता है। अगर पुलिस वाला किसी भी सिचुएशन में गोली चला देता है तो उसको भी रिटन स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि क्यों गोली चलाई। हाँ, अभी कोई बोलते हैं ना कि अरे नहीं वो भागता हुआ, अरे लेकिन भागेगा कैसा, क्योंकि हाथकड़ी तो उनके हाथ में लगाते हैं, एक पुलिस के हाथ में रहती है, उससे तो भागेगा तो उसके साथ ही भागेगा वो, तो गोली फिर आरोपी को कैसे लगती है, उनको कैसे नहीं लगती। एक चीज जो आपको लगता है पर्सनली 35 साल के करियर के बाद, ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए और बहुत सारे डिटेक्टिव निर्माण करने चाहिए। और इसके लिए मैंने कोशिश की थी, मैंने एक जगह भी मांगी थी कि हम डिटेक्टिव स्कूल स्टार्ट करेंगे। जो बात बाद में होती है और अपने को पता चलता है, उससे पहले कि हम ट्रेन में बसों में ऐसे लोगों को रखेंगे कि हमारे देश पर कोई आपत्ति आती तो हमें थोड़ा सा ज्ञान मिले। कोई अननोन पर्सन है जिसके बारे में अपने को डाउट लगता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, बहुत छोटी छोटी बातें हम निकाल सकते हैं। तो मैंने एक जगह मांगी थी, लेकिन वो कोई ये थी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, उनको कुछ डांस क्लासेस निकालना था तो उनको दे दिया, मेरा कैंसिल हुआ। और बार बार जाके हाजी जी करना, पैसा दे मांगना, ये मुझे पसंद नहीं है। कोई कंपनी वाले बोलते हैं कि हम आपको हमारा देती है जगह, आप उधर करो, लेकिन फिर वो जिंदगी भर मेरे को बोलेंगे नहीं नहीं आप कर रहे हैं ना तो आप हमारा काम फ्री में करो। तो ये काम फ्री में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी टीम को पैसा देना पड़ता है। और सब मेरे को बोलते हैं कि आपको महिला आयोग के ऊपर रखना चाहिए, आपको कुछ ऐसी सत्ता हाथ में आनी चाहिए कि आप लोगों को न्याय दे सकेगी। मैं क्यों मांगने जाऊँ, इतना मेरा नाम है तो वो लोगों ने सामने से बोलना चाहिए कि आपको ये पद हम लोग देते हैं, आप ये संभालो, मैं और लोगों को तैयार कर सकती हूँ। राइट। लेकिन मैं किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाती। हम कोई एक ऐसा तरीका जिससे, एक है कि बाला साहब ठाकरे जब ये थे तभी उन्होंने पूछा था कि आप आना चाहते हैं क्या पॉलिटिशियंस में, तो मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं तो आप हमारा वृद्धाश्रम है वो देखो,
मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकती है, कि वो आप अंदर से ही अच्छी है। तो मेरे पेरेंट्स है ओल्ड, उनका भी सेवा करना है, मैं घर की सेवा छोड़कर तो बाहर नहीं जा सकती है। तो मुझे इसमें नहीं, अगर सामने वालों को लगेगा कि ये बराबर कर सकती है और उन्होंने ऑफर दी, तो पैसा देकर टिकट लेना, हाजी जी करना, मेरे को वोट दे दो, मेरा काम देख के मैं कहीं वोट की भीख मांगने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा काम बोलेगा कि ये आएगी तो ही हम लोग जीत जाएंगे। बड़े अच्छी तो लगी बात मैम अलग आपकी है। बात मुझे ना। मेरे फादर साहब भी बोलते थे हाँ कि चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। जब मेरे- तक आप अपने घर में हाँ संपूर्ण नहीं हो ना, तब तो तक कुछ फायदा आप नहीं, बाहर मैं कोई बाहर चैरिटी बहुत कर लो, दिखावा करूंगी कि मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं कर तो वो सकते। नहीं। मुझे झूठ बोलना ही पसंद नहीं कि मैं इसके लिए रुकी हूँ, मुझे ये करना था लेकिन मेरे को माँ को देखना है, ये मुझे पसंद नहीं है। यह अपना कर्तव्य है, आप अपने को जो चाहिए वो करते हैं वक्त पे, पहले वो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। सही बात है। मैं भी खुद करती हूँ। मैं 10 बार, मेरा ऑफिस और घर इसमें एक 10 मिनट का चलने का रास्ता है, लेकिन मैं 5-6 बार क्यों जाती हूँ कि घर में कुछ है क्या, शाम के खाने के लिए कुछ बनाया गया है क्या, उसमें कुछ कमी है क्या, कुछ करने का है क्या। हर वक्त टाइम पे मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी ओल्ड माँ है 90 ईयर की। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि हाँ इतना डिमांडिंग करियर है आपका, हाँ वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? करती हूँ। 6 बजे उठती हूँ, 6 साढ़े, रात को मैं नींद ही नहीं देती, मैं 3-4 बार घड़ी देखती हूँ कितना बज गया है, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, और उठ के देखती हूँ नहीं अपने को उठना है, अपने को काम करना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं सर्वेंट नहीं रख सकती हूँ, लेकिन माँ पुराने जमाने की है, उसको हर चीज टेस्टी लगती है। तो खाना सब्जी अगर गलती से भी कभी रह गई ना, तो बोली कि आज नमक नहीं है, आज ये नहीं है, तो वो सब सोच के मुझे सुबह, अगर आपके यहाँ मैं आई हूँ तो मैं खाना बना के निकली हूँ, घर का काम करके निकली हूँ। तो ये मेरा एक बजट है। मुझे 3 बजे सुबह निकलना होना, एक बार मैं इधर गई थी बाहर टिटवा साइड में, तो मुझे 4 बजे की गाड़ी थी सुबह की, तो मैंने 3 बजे मेरे पिताजी का पैर काटा था, डायबिटीज था उनका, तो गैंग्रीन हुआ था, तो उनका सब वक्त पे देना का था। तो वो टाइम टेबल रख के मैंने सुबह 3 बजे उठकर सब कुछ बनाया। उसके बाद मैं गई कि मैं 5 बजे आऊंगी, तब तक उनको ये सब पूरा हो जाएगा। तो ये टाइम टेबल, इसके लिए MBA वगैरह होने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट खुद करनी चाहिए। और ना शब्द मेरे वर्ड में नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, नहीं होता है तो मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि मन की हिम्मत है। फैमिली का सपोर्ट मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और मुझे हाँ। ऐसा भी लगता है आपकी बातें सुन के हाँ कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया जी, हर मोड़ पे, हर हाँ, समय पे। मेरा भाई कभी कोई बर्तन वाला नहीं आता था, छुट्टी होती थी तो बर्तन बेचारा साफ करता था। छोटा भाई है, वो पेरेंट्स का ख्याल रखता था। तो इससे बहुत सारा कुछ उन लोगों ने किया है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि फैमिली को कितनी टेंशन होती होगी ये सोच के कि वो बिंदास है वो मामले में। रजनी है ना, वो खुद को खुद संभालेगी, वो भी इतने बिंदास है। कभी सोसाइटी का प्रेशर नहीं आपके ऊपर? जैसे समाज में होता ही है, हर जगह होता है। हाँ। इंडिया में किसी भी कोने में चले जाओ, हाँ। एक समाज का ना प्रेशर होता है कि शादी कर लो, घर परिवार संभालना है, हाँ। आगे की चीजों के बारे में सोचना है। कभी ऐसा प्रेशर, कभी ऐसा देखो, point आप नहीं पैदा आया? होते हैं ना तो आपके रिलेटिव बहुत होते हैं, लेकिन आप चले जाते हैं दुनिया से तो आपको अकेले ही जाना पड़ता है। एक आपने देखा होगा कि हम जब जाते, अपना नाम भी हम लोग छोड़ के, लोग बोले अरे अभी तक बॉडी नहीं आई, ऐसा नहीं बोलते कि वो गुजर गई है, उसका ये आया क्या, उसकी बॉडी नहीं आई है तो वो हो गई, ऐसा होता है। और समाज की बात सोचो, समाज आदमी को कुछ नहीं करने देगा, समाज की बात करोगे तो। हम कमिंग टू द एंड ऑफ टुडेज पॉडकास्ट। अगर किसी इंसान को एक डिटेक्टिव हायर करना है तो क्या तरीका है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाया जाए, कहाँ से उसको रिसर्च करी जाए कि हमें डिटेक्टिव कैसा है, क्या है, उसका ऑफिस कब से वो यूज कर रहा है, उसका मोबाइल वो कब से यूज कर रहा है, कितने चेंज करता है नंबर मालूम नहीं है, तो सब तहकीकात करके अपनी जो अंदर की बात है उसके साथ शेयर करनी चाहिए, तब तक नहीं। हम मुंबई में रहते हो आप, राइट? अगर आपकी बायोपिक बनाई जाए, आपकी लाइफ पे एक स्टोरी बनाई जाए, तो उसमें एक्टिंग का रोल किसको करना चाहिए? आलिया भट्ट अच्छी है, तापसी पन्नू अच्छी है, माधुरी दीक्षित जी है, ऐश्वर्या मेरा नाम ये नहीं, रोल नहीं सूट कर सकती, नहीं कर सकती। हाँ, बट आलिया भट्ट आपको लगता है कर पाएगी? वो कर पाएगी। तो मैम बिफोर वी एंड, हमारा ना एक रैपिड फायर होता है, छोटा सा सेशन होता है, उसमें आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा।
उस पे कुछ प्राइज है क्या? प्राइस तो नहीं है बट हाँ क्योंकि रैपिड फायर में देते हैं ना। कंसोलेशन प्राइस। बोलिए। मैम व्हाट वाज द मोस्ट थ्रिलिंग केस दैट यू सॉल्व्ड? सबसे थ्रिलिंग केस कौन सा था जो आपने मर्डर सॉल्व किया? केस। कभी आप खुद फंसे हो केस को सॉल्व करते करते? नहीं, एक बार वो जेल गई थी, उतना ही। बाकी केस सॉल्व करते करते नहीं, वो बिल निकाला इसके लिए। व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रोल जो आपने प्ले करा हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान? पागल का। कभी आपने कोई ऐसा केस करा है जिसमें कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी या कोई कुछ भी नहीं सोचा था कि ये कैसे आगे होगा? क्या था? कैसा निकल के आया? बहुत अच्छा, अंदर तक इतनी गहरा थे कि उनकी पूरी सच्चाई सामने आ गई। आपको पर्सनली किस तरीके के केसेस सॉल्व करना पसंद है? पर्सनली जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा वो केस। आपकी फेवरेट क्राइम थ्रिलर मूवी या सीरियल जो आपको पसंद हो? बाजीगर। बहुत अच्छी मूवी थी, वेरी लवली मूवी। क्या आपको लगता है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक डिटेक्टिव छुपा होता है? पक्का, औरत के अंदर तो पक्का। अगर आपको किसी के ऊपर स्पाई करना हो एक दिन के लिए तो वो कौन होगा? किसी भी पूरे जिसका भी दिमाग में नाम आता हो। नहीं, वो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, बोलो। नहीं। अपने आप पर करना ज्यादा अच्छा है। एक ऐसी चीज, मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि मैंने कितने लोगों पे ऊपर विश्वास रखा और इन लोगों ने मुझे कैसे फंसाया। तो अपने ऊपर ये करना ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं लगता कभी कि बहुत तनाव हो गया, बहुत स्ट्रेस हो गया, अभी बहुत तक नहीं। परेशान लोग हो मुझे गए हो? बोलते हैं आप बहुत हंसी खुशी में रहती है, कुछ तनाव नहीं। लोग आजकल 4-5 साल में जॉब चेंज करते हैं, डाइवर्ट होते कहीं ना कहीं। आपका तो देखा है कितने साल से आप यही प्रोफेशन में। मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मन से करती हूँ। हम अगर आप डिटेक्टिव नहीं होते हाँ, तो आप क्या होते? लॉयर। आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे? लॉ की पढ़ाई अभी कर रहे भी थे? थोड़ा लॉ का ज्ञान है, हाँ, लेकिन तो आपने अपने लॉ की ग्रेजुएशन कर रहे थे आप? नहीं, मेरा बीए मराठी में था, स्पेशल सब्जेक्ट। तो मैं महाभारत रामायण इसके ऊपर भी बोल सकती हूँ, लेकिन प्रोफेशन में ये आ गई। तो हम लोग बोलते हैं ना, ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। डिटेक्टिव को एजुकेशन की कोई, और कहा जो इंजीनियर हुए या कोई डिग्री लिए, लेकिन वो अलग ही कुछ करते हैं, तो डिग्री का मायने रखते हैं। अभी देखो ना, कितने लोग अलग अलग प्रोफेशन में हैं। एक ऐसी सीख, एक ऐसा सबक जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहो और उनको बताना चाहो कि ये अगर वो जिंदगी में कर लें, अपनी लाइफ में कर लें, तो वो कुछ हासिल कर सकते हैं। हमेशा सतर्क रहना, और कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो डर के मारे चुप मत बैठना। ओके, ये मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। आप आए आज, इतनी सारी चीजें आपने बताई, इतनी सारी अपने एक्सपीरियंस और स्टोरीज हमें बताई, और मुझे पर्सनली लगता है कि अब मुझे भी काफी ज्यादा नॉलेज और ज्ञान आया है चीजों को लेके, और कहीं ना कहीं अब मैं भी उस सतर्कता से चीजों को देखूंगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। बराबर है। थैंक यू सो वेरी मच।